ओके जी, आज हम देखेंगे डेटाबेस ओरेकल सर्वर का आर्किटेक्चर, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से फिर उसमें हमारे पास एरियाज अवेलेबल हैं, कैसे डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसको मैनेज कैसे करते हैं थ्रू आउट। आगे इस कोर्स के अंदर ना आपकी ये सारी चीज़ें, आपको ये पहला लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इसलिए आपने इसमें कोई भी इश्यूज हो तो फौरन से साथ ही क्वेश्चंस कर लेने, आपने वो चीज़ें क्लियर करके आगे चलना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये डेटाबेस के आर्किटेक्चर, ये डेटाबेस के आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स हैं, जरा इनको डिटेल से डिस्कस करते हैं। अच्छा, डेटाबेस में जो दो पोर्शंस में ओरेकल डेटाबेस सर्वर को ना, आप इसको कह लें ओरेकल सर्वर को दो हिस्सों में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक हिस्सा हार्ड डिस्क पे होता है, जो सेट ऑफ फाइल्स होती हैं, ये कलेक्टिवली ये सारी फाइल्स आपकी डेटाबेस कहलाती हैं। और फिर एक हिस्सा मेमोरी के अंदर रन हो रहा होता है, जिसको इंस्टेंस कहते हैं। थोड़ा फर्दर इनको डिस्कस करते हैं डिटेल से। जैसे मैंने भी आपको बताया कि डेटाबेस ओरेकल डेटाबेस सर्वर दो पोर्शंस पे डिवाइडेड होता है। एक होता है फिजिकल, जो कि आपके सिस्टम की हार्ड डिस्क के अंदर सेट ऑफ फाइल्स होती हैं, डिफरेंट तरह की फाइल्स हैं। ये फाइल्स कलेक्टिवली डेटाबेस कहलाती हैं। इसमें मैं ये ओरेकल की जो बाइनरीज हैं, जो सॉफ्टवेयर है, वो इंक्लूड नहीं कर रहा। ठीक है, वो आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया हुआ है, आप उस सॉफ्टवेयर के अंदर सर्टेन टूल्स आपके पास अवेलेबल हो गए हैं, उसके थ्रू आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो हम डेटाबेस के हवाले से बात करें तो सेट ऑफ फाइल्स होती हैं हार्ड डिस्क के ऊपर, जो कि कलेक्टिवली डेटाबेस कहलाती हैं। देन ओरेकल का कुछ एरिया मेमोरी के अंदर भी रन हो रहा होता है। जैसे आपके सिस्टम की ये रैम है, ये मेमोरी है जी, डिस्कस करते हैं उनपे। आपके सिस्टम की ये रैम या मेमोरी है, उसमें ओरेकल कुछ एरिया अपने लिए रिजर्व कर लेता है और कुछ प्रोसेसेस स्टार्ट कर देता है मेमोरी के अंदर। इस एरिया को प्लस इस प्रोसेसेस दोनों को मिला के हम इंस्टेंस कहते हैं। तो ओरेकल का जो मेमोरी के अंदर एरिया है वो इंस्टेंस कहलाता है, और जो हार्ड डिस्क पे जो पोर्शन है उसको डेटा फाइल्स कंट्रोल फाइल्स एंड रीड लॉग फाइल्स, ये तीन तरह की फाइल्स होती हैं, ये आपकी मिलके डेटाबेस कहलाती है। अच्छा, ये जो मेमोरी के अंदर एरिया है, इसको इंस्टेंस कहते हैं। इसको फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं हम। एक हिस्सा SGA कहलाता है और दूसरा बैकग्राउंड प्रोसेसेस। तो ये आपके पास बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं सारे, और ये आपका SG है। ठीक है जी, देखें अब देखें मेमोरी एरिया का फायदा क्या है, मेमोरी एरिया क्यों रखा जाता है। आपकी हार्ड डिस्क जो है ना, ये आपकी हार्ड डिस्क है, ये बहुत ज्यादा स्लोअर मीडिया है। ठीक है, इसमें से जब IO करते हैं, रीड राइट करते हैं, और डाटा जब CPU के पास जाता है, लेट से आपके सिस्टम का ये CPU है, CPU जब डाटा प्रोसेस करता है, वो डायरेक्ट हार्ड डिस्क से अगर रीड करके लाए तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो क्या होता है, डाटा रीड करके फेच करके मेमोरी में रखा जाता है। नॉट ओनली ओरेकल, बाकी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी और बाकी प्रोग्राम्स के लिए भी ऐसे होता है। मेमोरी से फिर CPU को दिया जाता है। ठीक है, नहीं पर देखें परमानेंटली जब तक आपकी मशीन, आपका डेटाबेस सर्वर अप एंड रनिंग है, ये एरिया एलोकेटेड रहता है। मशीन डाउन होगी तो मेमोरी तो वैसे भी नॉन वॉलेटाइल मीडिया है ना, तो वो क्या होता है कि इसमें से जितना भी वो चीजें होती है वो वॉश हो जाती है। तो जब दोबारा आप मशीन स्टार्ट करेंगे, डेटाबेस स्टार्ट करेंगे, तो ये एरिया फिर एलोकेट हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेबल है, आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो आपके मेमोरी एरिया इसलिए रखा जाता है कि आपके जो IO हो वो मिनिमाइज की जा सके, डाटा कैशे किया जा सके फ्यूचर रीड्स के लिए, ताकि बार बार IO ना करनी पड़े, बार बार डाटा हार्ड डिस्क से रीड ना किया जाए। वन बाय वन इन एरियाज को देखते हैं। पहले अगर हम इंस्टेंस की बात करें तो इंस्टेंस मैंने बताया आपको दो फर्दर हिस्सों में डिवाइडेड होता है। एक तो वो एरिया जो कि
ओरेकल ने मेमोरी के अंदर रिजर्व कर लिया है। दैट एरिया इज कॉल्ड SGA शेयर्ड ग्लोबल एरिया, या इसको सिस्टम ग्लोबल एरिया भी कहते हैं। और देन इसके बाद ओरेकल कुछ प्रोसेसेस मेमोरी के अंदर क्रिएट कर लेता है जिनका काम डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करके डेटा को प्रोसेस करना होता है। जैसे DB राइटर का एक प्रोसेस है, DBWR इसको कहते हैं। LGWR लॉग राइटर का एक प्रोसेस है। CKPT है, चेक पॉइंट का प्रोसेस को कहते हैं। PMON है, SMON है, एंड सो ऑन। ठीक है, किस तरह के प्रोसेसेस हैं। तो ये दोनों मिलके आपका इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, इसको इंस्टेंस कहते हैं ओरेकल के अंदर। SGA को फर्दर छोटे चंक्स में डिवाइड किया जाता है। देखते हैं हर एक चंक को जरा। सबसे इंपॉर्टेंट जो SGA के अंदर कंपोनेंट है वो है शेयर्ड पूल। शेयर्ड पूल को फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं हम। एक है लाइब्रेरी कैशे, और एक है डेटा डिक्शनरी कैशे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसको डिस्कस करते हैं। इसमें क्या चीज है, क्या इन्फॉर्मेशन सेव होती है इसमें, और कैसे उसको ओरेकल मैनेज करता है। देन इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, वो इक्वली इम्पोर्टेंट है, वो है जी आपके डेटाबेस का कैशे, डेटाबेस बफर कैशे, या इसको DB कैशे भी कहते हैं, बफर कैशे भी कहते हैं, और डेटाबेस बफर भी कहते हैं। डिफरेंट नाम है इसके, या सिंपली बफर भी कहते हैं, सिंपली कैशे भी कहते हैं इसको। देन आपके पास एक और कंपोनेंट है, दैट इज कॉल्ड लॉग बफर। इसको रीडू लॉग बफर भी कहते हैं और लॉग बफर भी कहते हैं। देन ऑप्शनल कंपोनेंट्स हैं SGA के अंदर। एक है जी उनमें लार्ज पूल, और एक है जावा पूल। इसके अलावा और भी हैं, स्ट्रीम्स पूल एंड सो ऑन। लेकिन ये जो भी हमने लाइब्रेरी कैशे, शेयर्ड पूल, और इसके अलावा डेटाबेस बफर कैशे और लॉग बफर, ये 3 कंपोनेंट्स हैं जो कि एटलीस्ट जरूर होने चाहिए कॉन्फ़िगर, मैंडेटरी कंपोनेंट्स। आप इनकी अगर कोई साइजिंग नहीं भी देते तो ओरेकल इनका कोई डिफॉल्ट साइज जरूर कॉन्फ़िगर कर देता है। ये जो लार्ज पूल और जावा पूल है, ये 11G ऑनवर्ड्स है या ये पहले भी होता था? पहले भी थे, ये तो 8i ऑनवर्ड अवेलेबल है। तो डिस्कस करते हैं इनमें क्या होता है, तो आपको बेहतर आइडिया होगा। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई इशू तो नहीं है। ओके, आगे चलते हैं, और 1 बाय 1 इन सब कंपोनेंट्स को देखते हैं। अच्छा, अगर एक यूजर की कनेक्टिविटी देखी जाए डेटाबेस सर्वर के साथ, तो फॉर एग्जांपल आपका एक यूजर है, वो ओवर द नेटवर्क कनेक्ट हो रहा है डेटाबेस सर्वर के साथ। तो ये डेटाबेस सर्वर है आपके पास, उसके ऊपर डेटाबेस चल रही है, और ये यूजर एक मशीन से कनेक्ट हो रहा है डेटाबेस के साथ। तो यूजर जब अपने पास कोई भी टूल इन्वोक करेगा, तो यूजर जो जिस मशीन पे है उसकी मेमोरी के अंदर एक प्रोसेस इन्वोक होगा जिसको कहते हैं यूजर प्रोसेस। लेट्स से यूजर प्रोसेस नंबर 1 है जो इन्वोक होगा, और उसने जब डेटाबेस से कनेक्ट हुआ है तो डेटाबेस सर्वर की मेमोरी में एक प्रोसेस इन्वोक होगा जिसको कहेंगे सर्वर प्रोसेस। जब ये कनेक्ट हो जाएंगे आपस में दोनों, तो एक सेशन इस्टेब्लिश हो जाएगा एक यूजर को। ऐसे ही है, अब यूजर कोई भी क्यूरीज लिखेगा, चाहे वो सिलेक्ट की है, चाहे वो इंसर्ट की, अपडेट की, कोई भी है, वो जाएगी उसके सर्वर प्रोसेस के पास, वो क्यूरीज को प्रोसेस करेगा और डाटा यूजर को रिटर्न करेगा। ठीक है, अब कैसे डाटा वो प्रोसेस करता है एक सर्वर प्रोसेस, तो ये बाय डिफॉल्ट डेडिकेटेड इन्वायरमेंट में ऐसे ही होता है। आपकी डेटाबेस डेडिकेटेड इन्वायरमेंट में रन हो रही होती है, जितने नंबर ऑफ यूजर प्रोसेसेस होते हैं उतने नंबर ऑफ एटलीस्ट उतने नंबर ऑफ सर्वर प्रोसेसेस होते हैं डेटाबेस सर्वर के ऊपर। तो फिर वो उस हिसाब से मेमोरी कंज्यूम करेंगे, CPU का टाइम लेंगे, मींस के रिसोर्सेज ऑक्यूपाई करेंगे। अच्छा, अगर हम SGA को देखें दोबारा, तो अभी हमने जो कंपोनेंट्स देखे थे, ये आपका SGA है। SGA में आपके पास शेयर्ड पूल में आपके पास लाइब्रेरी कैशे एंड डाटा डिक्शनरी कैशे।
ये आपके पास लाइब्रेरी कैशे है, ये आपके पास डाटा डिक्शनरी कैशे है। अब एक स्टेटमेंट लिखी है एक यूजर ने, कोई भी स्टेटमेंट है, वो चाहे DML है, चाहे वो DDL है, चाहे वो सिलेक्ट की स्टेटमेंट है, वो सर्वर प्रोसेस के पास गई। सर्वर प्रोसेस सबसे पहला काम उस स्टेटमेंट के साथ क्या करेगा, क्या परफॉर्म करेगा जी? एग्जीक्यूशन प्लान बनाएगा, सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स चेक किए जाएंगे सबसे पहले तो। ठीक है, फिर एग्जीक्यूशन प्रिविलेजेस वगैरह उसमें सिमेंटिक्स में आ जाती है सारी। फिर एग्जीक्यूशन प्लान बनाया जाएगा। एग्जीक्यूशन प्लान क्या होता है? स्टेप्स कि क्यूरी कैसे एग्जीक्यूट करनी है, कहाँ से डाटा लेके आना है और कैसे लेके आना है, अनडू में से लेके आना है या फिर डाटा फाइल्स में से लेके आना है, और फिर किस ऑर्डर में डाटा आएगा, और फिर वो ज्वाइन कैसे होगा अगर डिफरेंट टेबल्स आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, और फिर सॉर्टिंग करनी है नहीं करनी है। ठीक है, फिल्ट्रेशन कौन कौन से अप्लाई करनी है, प्रेडिकेट्स कौन से लगे हुए क्यूरी के अंदर, वेयर क्लास के अंदर, तो वो सारे वो चीजें इवेल्युएट की जाती है और एग्जीक्यूशन प्लान बनाया जाता है। एग्जीक्यूशन प्लान कौन बनाता है? हाँ, ये जो सर्वर प्रोसेस है ना, हर यूजर के अगेंस्ट जो उसका सर्वर प्रोसेस है वो रिस्पॉन्सिबल है। ये इंटरनली ओरेकल का एक मॉड्यूल है, उसको कहते हैं ऑप्टिमाइजर। उसको कॉल करता है, उसको ये क्यूरी देता है और वो ऑप्टिमाइजर क्यूरी का एग्जीक्यूशन प्लान बनाता है। अब जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा ऑप्टिमाइजर, कि ऑप्टिमाइज्ड क्यूरी का एग्जीक्यूशन प्लान बनाता है। अब ये एक नहीं एग्जीक्यूशन प्लान बनाता है, ये बहुत सारे एग्जीक्यूशन प्लान बनाएगा, हो सकता है 5, 7, 8, 10 एग्जीक्यूशन प्लान बनाए। अब उनमें से वो देखेगा कौन सा बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड है, वो उसको सिलेक्ट कर लेगा और उसके हिसाब से क्यूरी एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। लेकिन ये सारा काम करने से पहले एक्चुअली ओरेकल करता क्या है, या ये सर्वर प्रोसेस क्या करता है कि किसी भी क्यूरी का एग्जीक्यूशन प्लान फौरन से नहीं बनाना शुरू कर देता। सिमेंटिक सिंटैक्स चेक करने के बाद सबसे पहला काम जो किया जाता है वो लाइब्रेरी कैशे को चेक किया जाता है कि सेम क्यूरी का एग्जीक्यूशन प्लान, इसी तरह की क्यूरी का एग्जीक्यूशन प्लान ऑलरेडी लाइब्रेरी कैशे में तो नहीं पड़ा हुआ। अगर पड़ा हुआ है तो उसको अडॉप्ट कर लिया जाएगा, क्यूरी एग्जीक्यूट की जाएगी। अगर नहीं पड़ा हुआ तो फिर एग्जीक्यूशन प्लान बनाया जाएगा। एग्जीक्यूशन प्लान जो है वो CPU इंटेंसिव होता है। CPU के साइकिल इस पे काफी लगते हैं, तो इसलिए बार बार क्यूरी का एग्जीक्यूशन प्लान या आपकी डेटाबेस के अंदर क्यूरीज के एग्जीक्यूशन प्लान्स बनना शुरू हो जाएं तो वो परफॉर्मेंस किलर है वो चीज। तो इसलिए किया जाता है कि क्यूरी आई, उसका एग्जीक्यूशन प्लान चेक किया जाता है, अगर नहीं मिलता एग्जीक्यूशन प्लान बनाया जाता है और वो एग्जीक्यूशन प्लान प्लेस कर दिया जाता है। कहाँ पे? लाइब्रेरी कैशे के अंदर। तो लाइब्रेरी कैशे के अंदर कितने एग्जीक्यूशन प्लान हो सकते हैं? बहुत सारे। ठीक है, क्यूरीज और उनके एग्जीक्यूशन प्लान हो सकते हैं लाइब्रेरी कैशे के अंदर। इन एग्जीक्यूशन प्लान को जब आप प्लेस करते हैं ना लाइब्रेरी कैशे के अंदर, तो उनको हम कर्सर्स कहते हैं। ओरेकल इनको कर्सर कहता है। सर एक और चीज भी तो होती है TLS के अंदर। हाँ, एक ये इम्प्लिसिट कर्सर्स हैं और एक होते हैं एक्सप्लिसिट कर्सर्स जो आप खुद लिख सकते हैं, वो बिल सीक्वल में आप लिख सकते हैं। ये इम्प्लिसिट कर्सर्स हैं जो ओरेकल क्या करता है, वो एरिया जहां पे क्यूरीज और उनके एग्जीक्यूशन प्लान सेव करता है वो कर्सर्स डिक्लेयर करता है ओरेकल में। उसके कर्सर और इसमें क्या फर्क होता है? उसमें ये होता है कि आप खुद डिक्लेयर कर सकते हैं, कर्सर क्रिएट कर सकते हैं, ये इंटरनली ओरेकल खुद क्रिएट करता है। हाँ, ऑटोमेटेड, ये डिफरेंस है। बस दो तरह के कर्सर्स होते हैं, कैटेगरीज दो हैं, एक्सप्लिसिट कर्सर्स और इम्प्लिसिट कर्सर्स। एक्सप्लिसिट जो होते हैं आप खुद कर सकते हैं, इम्प्लिसिट ओरेकल ये क्यूरीज और उनके एग्जीक्यूशन प्लान और वो जो PL SQL के ब्लॉक्स की पार्सिंग वो सारा काम जो करता है वो इम्प्लिसिट कर्सर्स में करता है। जो भी क्वेरी आएगी वो पहले इधर आएगी। यस, वो पहले क्यूरी देखेगा। लेट से आप क्यूरी नंबर 1 आई एक, वो सर्वर प्रोसेस के पास वही क्यूरी ऑलरेडी इसी ने या किसी और यूजर ने रन की हुई थी, तो उसका एग्जीक्यूशन प्लान को यहाँ से मिल जाएगा, वो दोबारा से नहीं बनाएगा, काफी काम बच जाएगा। ठीक है, तो जब एक क्वेरी फर्स्ट टाइम आएगी, हाँ फर्स्ट टाइम आएगी तो डेफिनेटली ये एम्प्टी होगा, एग्जीक्यूशन प्लान बनेगा सारा कुछ, वो इधर प्लेस कर दिएंगे, फिर दूसरी क्यूरी वो भी प्लेस कर, एंड सो ऑन करते 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 आपकी लाइब्रेरी कैशे के अंदर बहुत सारी क्यूरीज के एग्जीक्यूशन प्लान्स पड़े होंगे। तो इस प्लान में आगे फिर फर्दर क्या डिस्क्रिप्शन होती है? डिस्क्रिप्शन ये होती है कि फॉर एग्जांपल आपने एक स्टेटमेंट लिखी, सिलेक्ट फर्स्ट नेम, सिलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम,
फ्रॉम डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज ज्वाइन डिपार्टमेंट्स नेचुरल ऑन, और आगे आपने कोई दे दी ज्वाइन कंडीशन दे दी, ठीक है, एंड और आपने कोई और कंडीशन भी दे दी आगे, ठीक है, और ऑर्डर बाय भी दे दी आपने। और कल क्या करेगा जी, पहला स्टेप, पहले तो वो ये जो सेगमेंट है, ये जो सेगमेंट एम्प है, लेट्स से इस सेगमेंट का नंबर है जी 1001 और सेगमेंट का नंबर है 1009, तो सेगमेंट नंबर 1001 से डाटा लेके आना है, सेगमेंट नंबर 1009 से डाटा लेके आना है, ज्वाइन करना है। कौन सा ज्वाइन करना है, ज्वाइन के बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है, और कौन सी कॉलम की बेस पे ज्वाइन करना है, फिर फिल्टर लगाना है, ये वाला आपने लगाया हुआ है, फिर डाटा सॉर्ट करना है, या सॉर्ट पहले करना है फिल्टर बाद में लगाना है, डिपेंड करता है, ठीक है, एक रफ आइडिया बता रहा हूँ। तो ये आपके वो जो लिखा होगा इंटरनल कोड उसने लिखा होगा उस तरीके से उस स्टेप्स के अंदर लिखा होगा, तो दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन प्लान। उस एग्जीक्यूशन प्लान में बेसिकली वो उसने अपनी जुबान में लिखी, अपनी जुबान में लिखी, ठीक है, जो वो इसको अंडरस्टैंड कर सकेगा, ठीक है, तो उस तरीके से उसने लिखा होगा, इस तरीके से वो डाटा लेके आएगा, उसको ज्वाइन करेगा, फिल्टर अप्लाई करेगा, सॉर्ट करेगा और यूजर को डाटा रिटर्न कर देगा। ये जो भी ऑपरेशन उसने यूजर ने कहा वो परफॉर्म कर दिया जाएगा। अभी सर ये था ना सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट हाँ। नेम, मैं अगर कुछ और कॉलम सेलेक्ट करता हूँ तो वो एग्जीक्यूशन प्लान यही देगा? हाँ सही होगा। अच्छा, नहीं, आप कहते हैं कि आपने क्यूरी चेंज कर दी, पहले क्यूरी और रन की थी, आप क्यूरी और रन की। हाँ, अच्छा, हाँ, नहीं, फिर एग्जीक्यूशन प्लान चेंज। नहीं, मैं क्यूरी सेम है, मतलब क्यूरी में अगर आपका एक भी वैल्यू डिफरेंट है ना, हम्म, तो फिर क्यूरी का एग्जीक्यूशन प्लान ऑल टुगेदर वो चेंज कर देगा, अगर वो मैंने दोबारा से बनाएगा। पहले मैंने लिखी, लेट्स सपोज मैंने लिखी सिलेक्ट फर्स्ट नेम। हाँ, बताता हूँ ना, होता क्या है कि ये एक फंक्शन लगाता है इसके ऊपर, हैश एल्गोरिथम लगाता है इस पे। अच्छा, अगर आप ए है इसकी हैश लें तो इसकी हैश वैल्यू क्या आएगी, हैश को एक पास करें ना, कोई भी एक अल्फाबेट या कोई भी एक वैल्यू पास करें हेक्स में, फॉर एग्जांपल ये करेगा जी ए एक्स बी या कुछ भी रिटर्न करेगा। ठीक है, और अगर हैश को अगर आप स्मॉल ए पास करें तो ये डिफरेंट वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, पूरी क्यूरी को ना को हैश फंक्शन में पास करता है, उसको एक हैश वैल्यू मिल जाती है उसकी। तो अब एक क्यूरी में अगर आप एक लेटर भी चेंज कर दें हैश वैल्यू चेंज हो जाएगी, बिल्कुल जी, ठीक है ना। अब वो क्या करता है, जब वो क्यूरी का हैश वैल्यू जनरेट करता है ना, तो यहाँ पे हैश वैल्यू प्लस उसका एग्जीक्यूशन प्लान सेव करता है। तो हैश वैल्यू से किसी को आइडेंटिफाई करता है कि ऑलरेडी क्यूरी का एग्जीक्यूशन प्लान लाइब्रेरी कैशे के अंदर पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ, पूरी क्यूरी नहीं सर्च की जाती, उसकी हैश वैल्यू सर्च की जाती है। अगर क्यूरी 100% आइडेंटिकल होगी तो उसकी हैश वैल्यू मैच करेगी और फिर वो क्यूरी इसका मतलब है उसका एग्जीक्यूशन, नहीं मिलेगी तो वो और फिर इसका मतलब है कि उसका एग्जीक्यूशन प्लान दोबारा से बनेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि बी केयरफुल, जब भी आप क्यूरीज डेवलपर्स डेवलपमेंट करें तो वो एक अपने पास ना बना लें सेट ऑफ रूल्स कि उन्होंने क्यूरीज कैसे लिखनी है, या ना कि मैं क्यूरीज और तरीके से लिख रहा हूँ, आप क्यूरीज और तरीके से लिख रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं सिलेक्ट अपर केस में लिख रहा हूँ, आप लोअर केस में लिख रहे हैं, अब क्यूरी हम दोनों शायद सेम लिख रहे हैं तो, लेकिन आपस में शेयर नहीं हो रही होंगी, ठीक है। तो इसलिए रूल्स बना लिए जाते हैं यार के आप ये क्यूरीज हम फॉलो करेंगे, सिंटैक्स फॉलो करेंगे या इस तरह के रूल्स फॉलो करेंगे क्यूरीज लिखने के लिए। और दूसरा क्यों कहा जाता है कि आप जब भी डेटाबेस के अंदर डेवलपमेंट करें ज्यादा कोड डेटाबेस के अंदर स्टोर करें, मींस के प्रोसीजर फंक्शंस बनाएं, ताकि हर यूजर जो है ना वो जब डिफरेंट पेजेस के ऊपर वो डेवलपमेंट कर रहा हो तो आपके ऐसे मॉड्यूल जो ऐसा कोड जो कि बार बार डिफरेंट पूरी अक्रॉस एप्लीकेशन बहुत सारी जगहों पे यूज हो रहा है, इंस्टेड के हर यूजर वो खुद से डेवलप करे, वो फंक्शन को कॉल कर ले। और फंक्शन तो एक ही लिखा हुआ है ना, तो वो फंक्शन जब भी कोई यूजर कॉल करेगा तो उसका एग्जीक्यूशन प्लान अगर किसी एक ने भी कॉल कर लिया बाकी सारे उसका एग्जीक्यूशन प्लान शेयर करेंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि जब भी डेवलपमेंट करें डेटाबेस के अंदर सारा का सारा कोड, डेटाबेस को सिर्फ स्टोरेज एरिया के तौर पे यूज ना करें, उसको फुली RDBMS के तौर पे यूज करें, मींस के उसके अंदर आप कोड भी लिखें ताकि वो कोड शेयर हो रहा हो। अदरवाइज आप अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से क्यों लिखेंगे, मैं अपने हिसाब से लिखूंगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि मेरी डेटाबेस पे कभी भी एग्जीक्यूशन प्लान हो सकता है उस तरीके से शेयर ना हो रहे हो, जो कि परफॉर्मेंस ओवरहेड होगा जी, ठीक है जी। इसमें फिर यानी दो ही चीजें हैं, एक एग्जीक्यूशन प्लान और दूसरी चीज वो आइडेंटिफायर। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, ओके। अच्छा, ऑप्टिमाइजर एग्जीक्यूशन प्लान बनाता है तो लाइब्रेरी कैशे के अंदर
एग्जीक्यूशन प्लान और क्यूरी रखी जाती है। और डाटा डिक्शनरी कैशे के अंदर क्या होता है जी? डाटा डिक्शनरी के अंदर मेरा जितनी फाइल्स हैं उन सब की लोकेशन और वो डेटा डिक्शनरी में तो बेसिकली सर इंस्टेंस की डिटेल होती है ना, डिटेल्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अब देखें, अब आपने एक यूजर ने क्यूरी लिखी एम्प और डेप्थ टेबल को ज्वाइन करके, तो ये चेक किया जाएगा ना कि इसको एम्प और डेप्थ टेबल के ऊपर राइट्स भी हैं कि नहीं, और एम्प और डेप्थ के नाम से ये जो टेबल क्यूरी करना चाह रहा है ये हैं भी कि नहीं, और इसमें जो कॉलम्स जिस नाम से वो उसने रेफरेंस किया उस नाम से कॉलम्स भी हैं, यानी कि वो क्या करता है, नेम्स को रिजॉल्व करता है, प्रिविलेजेस चेक करता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन डाटा डिक्शनरी में अवेलेबल है। वो डाटा डिक्शनरी से वो इन्फॉर्मेशन पुल अप करके वो डिक्शनरी कैशे के अंदर स्टोर कर लेता है। तो डाटा डिक्शनरी कैशे के अंदर एक क्यूरी को एग्जीक्यूशन प्लान बनाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन एक सर्वर प्रोसेस को चाहिए होती है वो डाटा डिक्शनरी कैशे में रखी जाती है, और जब एग्जीक्यूशन प्लान बन जाता है क्यूरी और एग्जीक्यूशन प्लान लाइब्रेरी कैशे के अंदर रखा जाता है। यानी सर इसका कंपाइलर की ऐसे समझे कि कंपाइलर के लिए ये मेमोरी में बिल्कुल information ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही है, ताकि फर्दर जब भी यही यूजर दोबारा से क्यूरी चलाए तो उसके ऑथेंटिकेशन की इन्फॉर्मेशन, इसकी प्रिविलेजेस की इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए बार बार उसको डाटा डिक्शनरी में ना हार्ड डिस्क में ना जाना पड़े, ठीक है, तो वो मेमोरी के अंदर रख ली जाती है। ओके, शेयर्ड पूल का साइज कितना हो सकता है? कितना होना चाहिए? शेयर का 5 MB 10 MB इनफ है, 20 MB इनफ है, कितना होना चाहिए? ये मेरा ख्याल इसका सर वो मेमोरी का वैसे तो काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, लेकिन साइजिंग के हिसाब से इसका साइज जो ना दूसरे नंबर पे शायद होता हो, लेकिन डिपेंड करता है टोटली कि किस तरह की इन्वायरमेंट है। आपका जो SGA का साइज है ना वो आपकी इन्वायरमेंट में डिपेंड करता है। यूजुअली क्या होता है, एटलीस्ट 40% ऑफ योर टोटल मेमोरी आप SGA को देते हैं, अगर तो वो डेडिकेटेड डेटाबेस सर्वर है, उस पर और कुछ भी नहीं है और एक ही डेटाबेस होगी तो 40% ऑफ मेमोरी आप ओरेकल को दे देते हैं। सम टाइम हम इससे भी ज्यादा भी दे देते हैं, 70% तक भी दे देते हैं, लेकिन इससे ज्यादा देंगे तो क्या होगा, OS के पास फिर मेमोरी कम बचेगी और फिर पेजिंग एंड स्वैपिंग होने के चांसेस होंगे, जो कि परफॉर्मेंस को अल्टीमेटली बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके पास मेमोरी आपके सिस्टम में 2 GB, तो आप SGA का साइज अराउंड 1200 MB रख दें, 8 to 1200 MB का रख दें इनिशियली। अब उस फॉर एग्जांपल आपने SGA का साइज 800 MB रखा है, ये टोटल SGA आपका 800 MB है, तो उसमें से एटलीस्ट आप 30 to 40% आप शेयर्ड पूल को दे रहे हैं इनिशियली। तो अगर मैं इसका अराउंड 250 MB मैं कन्फिगर करूंगा, अगर मेरा SGA 800 MB होगा तो 250 MB में, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन इनिशियली किसी वैल्यू से तो आपने स्टार्ट करना है ना, ठीक है। तो मैं इनिशियली जब स्टार्ट करूंगा तो लेट्स से 250 MB से स्टार्ट करूंगा। ओरेकल इंटरनली क्या करेगा, डाटा डिक्शनरी कैशे को कुछ मेमोरी दे देगा और बाकी मेमोरी लाइब्रेरी कैशे को देगा। अब अगर ये 250 MB मेमोरी फिल हो जाती है तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ये लाइब्रेरी कैशे के अंदर बहुत सारे एग्जीक्यूशन प्लान आए और लाइब्रेरी कैशे फुल हो गया, अब क्या होगा, अब ये होगा कि इसके ऊपर एक LRU एल्गोरिथम चलेगा, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। वो देखेगा ऐसी कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो कि लीस्ट रिसेंटली यूज है, यानी कि काफी देर से यूज नहीं हुई, री यूज नहीं हुई, उनको एज आउट कर दिया जाएगा। एज आउट मतलब ओवरराइट कर दिया जाएगा और नई क्यूरीज के लिए जगह बना के वहां पे नई क्यूरीज के एग्जीक्यूशन प्लान सेव किए जाएंगे, ठीक है। ओके, ये तभी अगर यू चलेगा जब फुल हो जाएगा। तो देन आपके पास एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो है जी कैशे, DB कैशे या बफर कैशे या कैशे भी इसको कहते हैं। DB कैशे के अंदर आपके मोस्ट रिसेंटली यूज्ड डेटा ब्लॉक्स होते हैं। अब हम पढ़ चुके ना, मिनिमम यूनिट ऑफ IO क्या होता है, एक ब्लॉक होता है, ठीक है ना। एक टेबल स्पेस के अंदर डाटा फाइल में सेगमेंट्स एक्सटेंट से मिलकर बनते हैं, एक्सटेंट्स में ब्लॉक होते हैं और ब्लॉक के अंदर रोज होती हैं एक्चुअली। तो ओरेकल मिनिमम जब IO करता है तो एक वक्त में एक मिनिमम, ये मिनिमम बात कर रहा हूं, उससे एक ब्लॉक से कम डाटा रीड नहीं करता, तो मिनिमम एक ब्लॉक रीड करता है। वो ब्लॉक रीड होके हार्ड डिस्क में से डाटा फाइल से वो ब्लॉक मेमोरी के अंदर रख दिया जाता है। मेमोरी के अंदर कहां पे, डेटाबेस बफर कैशे के अंदर,
होता क्या जी, क्यूरी यूजर ने एंटर की, क्यूरी आई सर्वर प्रोसेस के पास, सर्वर प्रोसेस ने सबसे पहले तो क्यूरी के सिंटैक्स सिमेंटिक के बाद चेक किया लाइब्रेरी कैशे के अंदर कि उसका एग्जीक्यूशन प्लान है कि नहीं। अगर तो मिल गया तो उसने क्यूरी उठा लिया, एग्जीक्यूशन प्लान उठा लिया, और फिर साथ ही चेक किया कि उसका डाटा तो नहीं पड़ा हुआ कहीं डेटाबेस बफर कैशे में। अगर तो पड़ा हुआ है, यूजर को वहां से डाटा उठा के रिटर्न कर दिया, क्यूरी जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर डाटा नहीं मिला उसको डेटाबेस बफर कैशे के अंदर, तो सर्वर प्रोसेस क्या करेगा, हार्ड डिस्क पे जाएगा डिफरेंट फाइल्स के अंदर, वहां से वो डाटा रीड करेगा, डेटाबेस बफर कैशे के अंदर लेके आएगा, और फिर वहां से यूजर का डाटा, रिक्वायर्ड डाटा निकाल के यूजर को रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो डेटाबेस बफर कैशे के अंदर डाटा रखने का क्या फायदा है? आईओस कम करने के लिए, फ्यूचर आईओस कम करने के लिए, कि अब लेट्स से ये यूजर एक ये डाटा ले आया है, यही वाला डाटा अगर इसी यूजर को दोबारा चाहिए या किसी और यूजर को चाहिए तो बार बार उसको आईओ ना करनी पड़े। ठीक है, तो डेटाबेस बफर कैशे के अंदर आपका मोस्ट रिसेंटली यूज्ड डाटा ब्लॉक्स पड़े होते हैं। जब ये भी डेटाबेस बफर कैशे भी फुल हो जाएगी तो इस पे भी LRU एल्गोरिथम चलेगा। मोस्ट जो ओल्डेस्ट ब्लॉक्स हैं उनको पेज आउट कर दिया जाएगा, नए ब्लॉक्स के लिए जगह बनाई जाएगी। तो ये ब्लॉक्स ये उठा लेगा, मतलब इसमें क्या चीजें होंगी ब्लॉक्स के अंदर? ब्लॉक्स के अंदर रोज होंगे, अभी डिस्कस करते हैं। वो यहाँ पे ले आए ना, डेटा डिक्शनरी में तो रोज आती है ना, यहाँ पे तो डाटा है ना, यहाँ पे आपका एक्चुअल डाटा है, यहाँ पे जो क्यूरीज है उनका एग्जीक्यूशन प्लान है। हाँ हाँ, इसमें तो यहाँ पे तो आपके पास इंफॉर्मेशन पड़ी है वो प्रिविलेजेस की, कौन से यूजर की क्या प्रिविलेजेस हैं, उसको इस टेबल पे फलां टेबल पे राइट्स हैं नहीं है, टेबल्स के नाम भी वो रिजॉल्व करता है, टेबल के कॉलम के नाम रिजॉल्व करता है, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पड़ी है। यहाँ पे एक्चुअल यूजर का डाटा पड़ा हुआ है जो वो क्यूरी करना चाह रहा है या वो जो अपडेट या डिलीट करना चाह रहा है, वो सारा इन ब्लॉक्स के अंदर पड़ा होता है। वही सर, वो मतलब इतना ज्यादा तो काफी कितने ब्लॉक्स रखेगा वो? वही मैं कह रहा हूँ ना, अब देखें आपका फॉर एग्जांपल 250 MB आउट ऑफ 800 MB 250 MB आपका चला गया इसके पास, शेड पूल के पास, बाकी कितना बचा जी? 550 में से आप 300 MB मैं इसको दे दूंगा डीबी कैशे को, जो कि बहुत कम है, बहुत कम है, क्योंकि आपकी डेटाबेस का साइज टेराबाइट्स में हो सकता है, उस हिसाब से आपकी डेटाबेस बफर कैशे का साइज होना चाहिए। तो यूजली आपका जो डेटाबेस बफर कैशे है उसका साइज जीबीज में होता है, डिपेंड करता है कितना आपकी डेटाबेस का साइज कितना है, लेकिन हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। फिर आप वो डिपेंड करता है कि डेटाबेस का साइज कितना है, नंबर ऑफ क्यूरीज कितनी है, ट्रांजेक्शन कितनी है, कितना डाटा रीड राइट होता है, उस हिसाब से उसका साइजिंग करते हैं, लेकिन उसके लिए भी टूल्स हैं ओरेकल के। इस पे फिर LRU एल्गोरिथम चलेगा, अगर कोई डाटा और आना है, ऑलरेडी ये फुल हुआ है तो पुराना डाटा पर्च किया जाएगा और नया डाटा प्लेस किया जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक ओके। अब हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं इनकी साइजिंग के लिए, पूरे पहले तो SGA की साइजिंग के लिए, फिर SGA के सब कंपोनेंट्स की साइजिंग के लिए हमारे पास ओरेकल के अंदर डिफरेंट तरह के टूल्स अवेलेबल हैं जिनको हम एडवाइजरीज कहते हैं। एडवाइजर्स हैं हमारे पास। एडवाइजर्स क्या करते हैं? एडवाइस करते हैं ना, ये काम करें, और वही काम गलत होता है यार, फिर वो काम खराब हो जाता है। ठीक है, तो एडवाइजर्स यहाँ पे भी हैं, आपको कहते हैं ये काम करें, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर दफा वो काम करें। आप डिसीजन आपने लेना होता है, ये आपको एडवाइस देंगे। डिफरेंट तरह के टूल्स हैं, ग्राफिकल भी हैं और कमांड लाइन टूल्स भी हैं, तो वो आपको एडवाइस देंगे। आप किसी एडवाइस कंपोनेंट से रिलेटेड उससे एडवाइस लेंगे ना, फॉर एग्जांपल शेड पूल से रिलेटेड लेंगे या डेटाबेस बफर कैशे से रिलेटेड या ओवरऑल SGA से रिलेटेड, वो आपको एडवाइस देंगे कि करंट इतना इसकी साइजिंग है, आप इसको इतना इन साइज इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो आपको एडवांटेज होगा या डिसएडवांटेज होगा। तो इन एडवाइस हम सर्टन, मैं क्या करता हूँ या नॉर्मली DBAs क्या करते हैं कि इनिशियली एक नई डेटाबेस है, उनको नहीं आइडिया कि यार कितनी होनी चाहिए साइजिंग, तो इनिशियली एक लो लेवल से स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल उनके पास 16 GB मेमोरी है टोटल सिस्टम में, तो 2 GB SGA से स्टार्ट करेंगे और अकॉर्डिंगली SGA के सब कंपोनेंट्स के अंदर मेमोरी डिवाइड करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो साइजिंग के हवाले से जो सबसे ज्यादा कंपोनेंट का साइज होगा वो होगा डेटाबेस बफर कैशे, फिर शेड पूल होगा, फिर लार्ज पूल, जावा पूल, एंड ऑन इस तरीके से होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है। सबसे ज्यादा साइज होगा आपके डेटाबेस बफर कैशे का, और फिर अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कहाँ पे ज्यादा मेमोरी की रिक्वायरमेंट है आपकी डेटाबेस के हिसाब से।
आप साइजिंग करेंगे, फिर कुछ अर्सा डेटाबेस पुराना होने देंगे, लेट्स से 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। उसके बाद फिर मॉनिटर करेंगे साथ साथ टूल्स के थ्रू, ये जो एडवाइजर्स हैं उनके थ्रू, ग्राफिकल एडवाइजर्स आपको अवेलेबल है। तो जैसे जैसे आपकी डेटाबेस यूज होना शुरू होगी, ये एडवाइजर्स के पास डाटा आता रहेगा, उसके बेस के ऊपर ये रिपोर्ट्स निकाल के आपको देंगे। और फिर आप इस तरीके से 15-20 दिन जब एक्सटेंसिवली डेटाबेस यूज हो जाए, तो फिर आप इनको एडवाइजरीज को देख के फिर मेमोरी की रीसाइजिंग करेंगे। और फिर इसी तरीके से आप ये प्रोसेस अगेन एंड अगेन करेंगे जब तक आप एक ऑप्टिमल साइज पे नहीं पहुंच जाते, आपकी डेटाबेस की, आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस ऑप्टिमल नहीं हो जाते। उसके बाद अगर आप साइजेज इंक्रीज करते हैं तो आपको कोई एडवांटेज नहीं होता, नंबर ऑफ आईओस भी कम नहीं होंगी, नंबर ऑफ सीपीयू साइकिल्स भी कम नहीं होंगे, तो फिर आप उस साइज से आगे नहीं जाते। मसला ये आता है कि हार्डवेयर बॉटलनेक है। हम्म। अगर मैं प्लान करना चाहता हूँ कि आखिर मुझे मैक्सिमम या मिनिमम कितनी स्पेसिफिकेशन की जो है ना, ये इसके लिए पूरा एनवायरनमेंट के लिए कितना चाहिए, ठीक है, मेरे पास डेटाबेस की है, मेरे पास यूजर रिक्वेस्ट इतनी होंगी, इतने इंस्टेंस क्रिएट होंगे, कोई सिमुलेटर या इस किस्म की कोई सिमुलेशन? देखिए कोई मतलब आपके अपने बनाए हुए तो वो फार्मूलाज हो सकते हैं, लेकिन कोई ऐसे थंब रूल्स देखें। हाँ, थंब रूल्स ये हैं कि आप देखें, सबसे पहले तो आपने अगर साइजिंग कैलकुलेट करनी है ना, तो आपके पास टोटल मेमोरी कितनी है, कितनी होगी, ओएस को कितनी मेमोरी देंगे आप, ठीक है। ओएस के बाद ओएस पे आप ओरेकल के अलावा क्या सॉफ्टवेयर होगा उसके लिए कितनी मेमोरी देंगे, यानी कि अदर देन ओएस जो आपके सॉफ्टवेयर होंगे। फिर ओरेकल को आपने कितनी मेमोरी देनी है, वो ओरेकल के लिए आप कैसे डिसाइड करते हैं कि आपके नंबर ऑफ यूजर्स, कंकरेंट यूजर्स, फॉर एग्जांपल कंकरेंट यूजर्स 100 है, 100 इंटू मिनिमम 2 कर लें, ठीक है, इससे ज्यादा ही होगी लेकिन मिनिमम आप 2 कर लें। 100 इंटू 2 यानी कि 100 सर्वर प्रोसेसेस अगर होंगे तो 200 MB मेमोरी कंज्यूम होगी, ठीक है। फिर इन 100 यूजर्स ने डाटा सॉर्ट भी करना होगा, ज्वाइंस भी करने होंगे, तो मेमोरी के अंदर एक एरिया ऐसा होता है जहाँ पे ये सॉर्टिंग और ज्वाइंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। एटलीस्ट आप उसका साइज कोई 600 MB रखें 100 यूजर्स के लिए। फिर आप एसजीए की साइजिंग, अब आपकी जो डेटाबेस का साइज है, फॉर एग्जांपल आपकी डेटाबेस का साइज होगा जी फॉर एग्जांपल 50 GB, तो आपकी जो मिनिमम कैशिए का साइज होना चाहिए ना, इस हिसाब से मिनिमम आपकी डेटाबेस बफर कैशिए अगर 2 GB की हो तो 50 GB के एक डेटाबेस ऑप्टिमल नॉर्म, अभी तक मैंने देखा है एक्सपीरियंस में कि ऑप्टिमल परफॉर्म, क्योंकि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कितना साइज होना चाहिए। अब मैंने आपको इसलिए मैंने बताया कि आप एक लो वैल्यू से स्टार्ट करते हो फिर आप अपर वैल्यू की तरफ जाते हैं, लेकिन आप एक इनिशियली हार्डवेयर साइजिंग कर रहे हैं तो फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं। आप लेट से ओएस को चाहिए जी मिनिमम, आपकी जो भी है लाइनिक्स है, यूनिक्स है, विंडोज है, वो कहते हैं जी मिनिमम जो उनकी रिक्वायरमेंट है 1 GB है, तो मिनिमम की तरफ तो आप वैसे भी कभी भी नहीं जाते, आप हमेशा उस पर ऐड करके जाते हैं, ठीक है। तो आप लेट से ओएस को आप मिनिमम जी मेमोरी देंगे 1.5 GB अज्यूम करते हैं, अगर वो 1 GB कहते हैं तो आप 50% ऐड कर लें। सॉफ्टवेयर एक है, उसको आपको लेट से 500 MB मेमोरी चाहिए, ये कितनी होगी जी 2 GB होगी। देन आपके 100 यूजर्स हैं तो 200 MB वो, और शॉर्ट के लिए 600 MB, 800 MB और उसको 1 GB कर लें, 3 GB हो गई आपकी। फिर आपकी डेटाबेस का साइज है 50 GB, तो कैशिए का साइज मिनिमम 2 GB होना चाहिए, और कैशिए का साइज अगर 2 GB होगा तो कम से कम 600 से 800 या 1 GB तक आपकी इसका साइज होगा। शेड पूल का वो भी डिपेंड करता है नंबर ऑफ क्यूरीज कितनी, एप्लीकेशन कितनी बड़ी है जो उसके ऊपर यूज हो रही होगी, उसके कितने फॉर्म्स हैं, कितने रिपोर्ट्स हैं, कितनी डिफरेंट तरह की क्यूरीज हैं, ठीक है, लेकिन आपको एक रफ आइडिया हो जाता है। तो लेट से 1 GB आपने वो दे दी। फिर आपके पास लॉग बफर, जावा पूल, लार्ज पूल है, इन तीनों को मिला के लेट से आप 500 MB मेमोरी कर लें, इस टोटल सारे को सम कर लें और इसके ऊपर 20-25% ऐड करके फिर आप बताएं। हम तो ऐसे ही करते हैं, ठीक है, वो यूजली स्टैंडर्ड भी रूल भी यही फॉलो किया जाता है कि आप इस तरीके से साइजिंग करते हैं। अदरवाइज आप ये भी देख सकते हैं कि पर सेकंड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कितनी होंगी, और वो ट्रांजेक्शन्स और नंबर ऑफ जो कंकरेंट यूजर्स हैं वो एक ही चीज होती है ना, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो हर यूजर के लिए जबकि लॉग हाँ एक ही होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर आप ये टोटल, और फिर मेमोरी की स्पीड भी डिपेंड करता है कि कौन सी मेमोरी की कितनी स्पीड की बस स्पीड की मेमोरी होगी। ऐसी बात सर, एप्लीकेशन के इंस्टेंस की साइज यूजर के इंस्टेंस की साइज से तो वैसे ही कम होती है, बिल्कुल कम होती है, ठीक है, होती है, ज्यादा होती है। हाँ देखिए इंस्टेंस छोटा होता है, यस बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही, ठीक है। तो इसके बाद आपने ये सारा टोटल करके इसमें 20-25% टू 30% तक भी आपने क्या करना है ऐड करके, तो वो आपने करना। और जरूरी नहीं है कि आपकी ये जितनी अजम्पशंस हों
क्योंकि आपकी एक नई एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन कैसे बिहेव करेगी जब वो प्रोडक्शन में आएगी, तो यू नेवर नो। तो आप अपनी तरफ से एक ऑप्टिमल आइडिया लगा लेते हैं और ये इसका एक वे है जो जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। डिपेंड करता है सर, थिक क्लाइंट्स यूज करते हैं तो फिर यूजर की एप्लीकेशन में काफी जो है ना वो बिल्कुल है, टेबल्स लोड करना बिल्कुल होता है, है, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही बफर बिल्कुल ओवरफ्लो कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो मैंने मिनिमम साइज आपको बताया। इसके अलावा अगर आप ऑप्टिमल डेटाबेस परफॉर्मेंस की तरफ जाए ना, तो डेटाबेस में बहुत सारे ऑप्शनल कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आपको कॉन्फ़िगर करने चाहिए। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर ज़रा डिटेल से आते हैं इसके ऊपर। फॉर एग्जांपल एसजीए के अंदर अभी तक हमने जो कंपोनेंट्स देखे हैं कौन कौन से हैं जी? लाइब्रेरी कैशिए, सॉरी शेयर्ड पूल, डेटाबेस बफर कैशिए, लॉग बफर, जावा पूल एंड लार्ज पूल, ये कंपोनेंट्स अभी हमने देखे। इसके अलावा ओरेकल ने बहुत सारे आपको कैशियर्स और भी दिए हैं, जैसे एक है कि कीप कैशिए, ये आगे हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। एक है रिसाइकल कैशिए, ऑप्शनल है ये दोनों। फिर इसके अलावा कुछ और कैशियर्स भी हैं जिनको डीबी एन के कैशियर्स भी कहते हैं, वेयर एन कैन बी 2, 4, 8, 16 एंड 32। अच्छा, अब ये कैशियर्स एक्स्ट्रा हैं। अब आपने अगर डेटाबेस की ऑप्टिमल परफॉर्मेंस लेनी है तो फिर आप ये कैशियर्स भी कॉन्फ़िगर करते हैं। जैसे अगर डेटाबेस बफर कैशियर के अंदर अगर कोई डाटा है तो कितनी देर बाद एज आउट हो जाएगा, कितनी देर बाद एज आउट कर दिया जाएगा? जब भी नहीं आ जाएगी, जब भी ये फुल हो जाएगा। डिपेंड करता है कितनी देर में फुल होता है, और पुराना और नया डाटा आना है उसके लिए, वो ऑलरेडी नहीं है बफर कैशे में, तो एज आउट हो जाएगा। अब एक ऐसा डाटा है जो कि आप बहुत फ्रिक्वेंटली एप्लीकेशन में यूज हो रहा है लेकिन वो बार बार एज आउट हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा परफॉर्मेंस पे? ठीक है, हर न्यू क्रिएशन पे हर दफा वो हो सकता है, हर दफा वो एज आउट हो जाए, हर दफा वो दोबारा से क्यूरी करना पड़े हार्ड डिस्क से, आयो बढ़ जाएगी। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि बार बार जो जिनको आप लुकअप टेबल्स कहते हैं, ऐसे लुकअप टेबल जो बार बार यूज होते हैं, उनको फिर आप डेटाबेस बफर कैशे में रखते ही नहीं है, उसको फिर कीप कैशे में रखते हैं कि ताकि वहां से एज आउट ना हो, एक दफा आ जाए वहां पे फिर एज आउट ना हो। ये भी कैशे ही होती है, ये भी डेटाबेस बफर कैशे है, लेकिन ये कीप कैशे है। डेटाबेस बफर कैशे पे आपका एलआरयू एल्गोरिथम चलता है, इसको डिफॉल्ट कैशे भी कहते हैं, ठीक है, दिस इज डिफॉल्ट डेटाबेस बफर कैशे। और कीप कैशे में आप ऐसे ऑब्जेक्ट्स रखते हैं जो कि आपको पता है कि अक्रॉस एप्लीकेशन बार बार यूज हो रहे हैं, पानी होते हैं। और फिर रिसाइकल कैशे, ऐसे ऑब्जेक्ट्स, लेट्स से एक बड़ा टेबल है, 50 जीबी का एक टेबल है आपके पास, जो कि रेयरली कभी क्यूरी होता है। अब ये कभी एक दिन ऐसा हो कि लेट्स से महीने में 2 दफा ये क्यूरी होता है, उस पर एक रिपोर्ट चलती है और ये पूरा टेबल क्यूरी होकर डेटाबेस बफर कैशे के अंदर आए, तो डेटाबेस बफर कैशे का क्या होगा? फ्लड आ जाएगा डेटाबेस बफर कैशे में, एज आउट हो जाएगी, सारा का सारा डाटा एज आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं और जो रेयरली क्यूरी होते हैं, आप उनको डिफॉल्ट कैशे में नहीं लेके जाते ताकि नॉर्मल जो डाटा वो इंपैक्ट ना हो, नॉर्मल एप्लीकेशन इंपैक्ट ना हो, उनको आप रिसाइकल कैशे के अंदर डाल देते हैं ताकि वो रिसाइकल कैशे में आए और वहां से फौरन एज आउट कर दिए जाते हैं, ठीक है। हाँ, हो सकता है अगर वो फुल हो जाए, उसके लिए भी नहीं अलग नहीं चलता, लेकिन फिर आपको वो फिर डाटा इसके अंदर इस कैशे के अंदर डालना शुरू कर देगा, ठीक है। तो आप कीप कैशे की जो साइजिंग है वो करते हैं कि आप देखते हैं कि 10 टेबल्स हैं, जो मैंने 10 टेबल्स और इंडेक्सेज जो कि मैंने करने कीप कैशे में रखने हैं, उन 10 टेबल्स का साइज टोटल देख लेते हैं और फिर उस साइज में कुछ ऐड करके कीप कैशे बनाते हैं। टेबल्स का साइज कैसे देखा जा सकता है? टेबल्स का साइज देखने मैंने तो कैसे देखा? हाँ, ठीक है, जब आपसे वो भी एक बैकएंड पे व्यू यूज करेगा जहां से वो टेबल्स का साइज लेके आएगा। टेबल जो है ना, ओरेकल के अंदर एक टेबल जो है वो सेगमेंट कहलाता है, ऐसे ही है ना, जब वो स्टोरेज ले लेता है तो जब एक टेबल आप क्रिएट कर लेते हैं तो जब उसको एक्सटेंट एलोकेट हो जाता है तो ओरेकल उसको क्या कहता है? सेगमेंट। तो आपके पास एक व्यू है डी यूजर अंडरस्कोर सेगमेंट्स, या डीबी अंडरस्कोर सेगमेंट्स, या ऑल अंडरस्कोर सेगमेंट्स। इनमें आपके पास बाइट्स का कॉलम होता है, सेगमेंट का नाम और बाइट्स,
तो बाइट्स को केबीज में कन्वर्ट करें तो आपको इन सेगमेंट्स में क्या क्या चीजें आती हैं, टेबल्स आ जाते हैं जो अभी तक हमने पढ़े हैं, और इंडेक्सेस आ जाते हैं। ये सेगमेंट्स क्योंकि ये स्टोरेज लेते हैं तो इनका आप साइज देख सकते हैं, कितनी किलोबाइट्स, कितनी मेगाबाइट्स या कितनी गीगाबाइट स्पेस ली हुई है उन्होंने डिस्क के ऊपर। तो जितनी उन्होंने स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है, अब वो उसमें हो सकता है फ्रेगमेंटेशन भी हो रही हो, तो आप उनका साइजिंग लेके उसके बाद आप टोटल सम करके उनका फिर कीप कैशे का साइज एटलीस्ट उतना रखेंगे, ठीक है, ताकि वो आपका सारा का सारा जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कीप कैशे के अंदर रखे जाए। तो सर ऐसे जनरल है क्वेश्चन कि ओरेकल की एम्प्टी टेबल की क्या साइज है? एम्प्टी टेबल का 64 डिपेंड करता है, मिनिमम एक टेबल को एक एक्सटेंट एलोकेट होता है। एक एक्सटेंट, तो एक एक्सटेंट का जो साइज होगा डिफॉल्ट में 64 के होता है। आप अपनी मर्जी से इसको 10 MB बना लें, 20 MB बना लें, 5 MB बना लें, 2 MB बना लें, तो मिनिमम एक एक्सटेंट एलोकेट होता है। तो एक एम्प्टी टेबल का साइज 64 के हिसाब से बढ़ता जाएगा, तो मिनिमम 64 की होगा डिफॉल्ट में। देखें अगर फ्रीक्वेंटली यूज भी हो रहा है लेकिन डाटा इतना ज्यादा फ्लड होके आ रहा है कि वो उसके लिए जगह ही नहीं है। अब वो 4 ब्लॉक्स को एम्प्टी करता है तो उसको देखता है यार डाटा तो 10 ब्लॉक्स और आ रहे हैं, तो फिर वो क्या करता है ऐसा डाटा भी एज आउट कर देता है जो फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है, ठीक है ना। अब डाटा लेट्स से ऑलरेडी बफर कैशे के 500 MB डाटा है, अब 600 MB और डाटा रीड होकर मेमोरी में आना है, ऑलरेडी 500 पड़ा हुआ है, अब क्या किया जाए उस 600 MB के लिए, ठीक है, तो सारा डाटा एज आउट करना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग में तो सर गार्बेज कलेक्शन ऑटोमेटिकली होती है, यहाँ पे की कैशे है और रिसाइकिल कैशे है, इसको हम लॉजिकली अंडरस्टूड कर रहे हैं या फिजिकली हम उनको बाकायदा कॉन्फ़िगर करते हैं? जी आप इनको कॉन्फ़िगर करते हैं, ये बाय डिफॉल्ट नहीं होती, ये ऑप्शनल है, और अगर आप कॉन्फ़िगर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हर टेबल पे हम उसको कैशे आप टेबल को अल्टर करके उसको बताएंगे। अगर टेबल को नहीं बताएंगे ना कि वो जब क्यूरी हो तो कहाँ पे स्टोर हो, तो वो बाय डिफॉल्ट कैशे में जाएगा। अगर आप वो टेबल को अल्टर करके उसकी प्रॉपर्टीज में बता देंगे ये इसकी जो कैशे है वो कीप कैशे होगी, तो जब वो क्यूरी होगा तो हमेशा कीप कैशे के अंदर डाला जाएगा। हाँ इंटरप्राइज मैनेजर में भी, एसक्यूएल प्लस में भी, दोनों जगह कर सकते हैं, करके देख लेते हैं जरा, साथ साथ चीजें करते हैं ताकि आपको आइडिया भी होता रहे। ऑप्टिमाइजेशन में ये बहुत ही शानदार चीज है जी, बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है इससे। अच्छा नहीं वो पता नहीं किस वजह से नहीं आ रहा, ये इतना ही जो ना हो चुका है ना, देख लेता हूँ उसको। हमें टेबल की प्रॉपर्टीज को बताना पड़ेगा। आप कैशे बना रहे हैं तो इट डजंट मीन कि आपको उसको क्या पता चलेगा कौन सा डाटा कौन से कैशे मिलेगा। हाँ ये आप डिसाइड करते हैं। एप्लीकेशन लेवल पे सर प्रोग्रामिंग में बड़ा इसका फायदा होता है, बहुत ज्यादा। यूजर इंटरफेस बढ़ा तो देते हैं आप, यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन तो बना दी, मगर बैकएंड पे आपने उसको कॉन्फ़िगर नहीं उस तरीके से किया तो आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। हमारे एक डेटाबेस थी टिपको के नाम से, शायद आप लोगों को पता हो, नेटवर्क एलिमेंट्स पे वो ना कॉन्फ़िगरेशन, जब भी कोई आपका एक सिम एक्टिवेट होती है ना तो उसके थ्रू फिर वो सारे नेटवर्क एलिमेंट्स के ऊपर वो एक्टिवेट होती है। टिपको की एक वो डेटाबेस है, सिबल के थ्रू एक्टिवेट होती है, तो वो एक छोटी सी डेटाबेस है, कोई मे बी 15-20 GB, और एक हाई एंड मशीन पे थी, और 100% उसका हमेशा ये था 100% CPU कंजम्पशन। अच्छा हमने बड़ा ट्यूनिंग करके देख ली, कोई समझ नहीं आए। अच्छा फिर हमने कोई उस पर वो कैशियस डिफॉल्ट बनी हुई थी, ठीक है, एफजी की साइजिंग भी की, लेकिन फिर भी डाटा एज आउट हो जाता था बार बार, तो हमने कीप कैशे बनाई, और एक टेबल था लुकअप टेबल जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली क्यूरी हो रहा था, हमने जस्ट उस कैशे को असाइन कर दिया। बिलीव मी वो उसकी CPU कंजम्पशन लेस देन 10% पे आ गई, जस्ट उस टेबल को कैशे करने से, और कहां से कहां परफॉर्मेंस पहुंच गई ओवरऑल पूरी इन्वायरमेंट की।
इतना फर्क पड़ जाता है। एग्जैक्टली इतना ही होता है ना सर। ये सारी गंद जो है ना लुकअप टेबल्स ही बना देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो लुकअप टेबल्स इतने इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि उनको एड्रेस करना इतना इंपॉर्टेंट है जितना कि पूरी एप्लीकेशन आप डिप्लॉय करते हो, अगर उनको आप ना देखें तो समझ लें आपने फिर वो एप्लीकेशन का बेड़ा गर्क कर दिया आपने। क्योंकि हर यूजर जो है ना उनको क्वेरी कर रहा होता है। जैसे एक ऑथेंटिकेशन का एक टेबल है जहाँ पे यूजर के पासवर्ड्स, लॉगिन पासवर्ड सेव हुए हैं, तो वो तो आपको पता ही है कि हर लॉगिन, जब भी कोई यूजर लॉगिन होगा हमेशा उसमें से वो यूजर नेम पासवर्ड वेरीफाई होगा। तो आप ऐसे टेबल नहीं को होते तो फिर आप 5-5 मिनट बैठे बिल्कुल, आप हाँ, आप ऐसे टेबल्स को क्या करें, ऐसे लुकअप टेबल्स को, जैसे कंट्रीज का टेबल है, सिटीज का टेबल है, ठीक है, रेट्स का टेबल है, ऐसे टेबल्स को आप क्या करें कि कीप कैशे के अंदर रख लें, ताकि वो मेमोरी के अंदर ही हमेशा रहें। जब भी वो क्यूरी हो फौरन से वहां से वो लुकअप किए जाएं और उसको आयो न करनी पड़े। कीप कैश में तो वही जाएंगे जो कि हम कॉन्फ़िगर करेंगे। जी, जो कन्फिगर करेंगे आप, और कन्फिगर आर टेबल नहीं कर देंगे आप। ऐसे लुकअप टेबल जिनका साइज छोटा हो और जो कि फ्रिक्वेंटली यूज हो, ऐसे टेबल जो रेयरली कभी यूज होता है, आप ये लोग वो उल्टा आपको परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेगा, आपकी मेमोरी वेस्ट करेगा। सर मेमोरी वेस्ट तो नहीं होना चाहिए जब आप रखी उसको कीप टेबल। नहीं, एक ऐसा टेबल है 5 GB का एक टेबल है और वो कभी रेयरली क्यूरी होता है, तो वो 5 GB का टेबल आपने रख दिया उसमें कीप कैशे में, तो उस 5 GB में हो सकता है 50 टेबल आ सकते थे जो कि बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली क्यूरी हो रहे हैं, पर वो तो मेमोरी वेस्ट हो गई ना। पहली बात तो 5 GB की लुकअप टेबल। हाँ मैंने बड़े बड़े मैंने देखे हैं स्कीमा। अगर इंटरप्राइज मैनेजर में हम लॉगिन हो, तो यहाँ पे सर जे के एसेस ऑफ आ लोग बने हुए होते हैं। तो आप शुरू से ही डेटाबेस में काम कर रहे हैं या उससे पहले भी दूसरी फील्ड में? नेटवर्क में भी किया मैंने, शुरू में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, अच्छा, और प्रोग्रामिंग भी किया थोड़ी बहुत, लेकिन ज्यादा काम किया ना। प्रोग्रामिंग सर किस साइड पे? मैं ओरेकल, डेवलपर। हाँ, ओरेकल डेवलपर सूट, PL SQL एंड सो ऑन। ओके जी, अगर हम स्कीमा में आए, इंटरप्राइज मैनेजर में, और इसमें टेबल्स या इंडेक्सेस जिनको आप वो करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं HR के किसी टेबल को करना चाहता हूँ तो HR का स्कीमा वो कर देते हैं उसको, और किसी भी एक टेबल को, टेबल का साइज भी आपको वैसे आई थिंक यहाँ पे दिखा देगा, किसी एक फॉर एग्जांपल कंट्रीज का टेबल है, इसको सिलेक्ट करते हैं, सैंपल साइज आपको बता रहे हैं 2000 बाइट्स है, ठीक है। 2 कितना हुआ, 2000 बाइट 2 KB हुआ, हाँ 2 KB इस वक्त इसका साइज बता रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज वो सेगमेंट्स में जाकर देख सकते हैं। इसको अगर एडिट किया जाए और इसका स्टोरेज, और इसमें जी एक्सटेंड का साइज बाइट वर्ड 64K है, और स्कीमा में आप किसी स्कीमा को सर्च करें, फॉर एग्जांपल HR के स्कीमा को, टेबल देखें, स्कीमा में टेबल्स, और फिर उसमें आप HR यूजर नेम जहाँ पे सिस्टम या असिस्ट दिया होगा ना वहाँ पे HR देखें, वो कर दें। देखिए जिस यूजर के टेबल्स को आप करना चाह रहे हैं ना, उस यूजर के टेबल्स यहाँ पे सर्च कर लें, गो कर दें, नीचे आपको सारी लिस्ट ऑफ टेबल्स दिखा देगा, ठीक है। अब किसी भी एक टेबल को आप जो ना उसको सिलेक्ट कर लें, उसको एडिट करें, उसके स्टोरेज के ऑप्शन में आ जाए। स्टोरेज के ऑप्शन में आएंगे तो आपके पास ये बफर पूल का ऑप्शन है। तो इस वक्त मेरे पास बफर पूल क्या है जी, डिफॉल्ट, तो आप यहाँ पे कीप या रिसाइकल पूल दे सकते हैं।
ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कीप करता हूँ और शो एसक्यूएल करेंगे तो वो अल्टर टेबल की स्टेटमेंट चला रहा होगा। अल्टर टेबल, टेबल का नाम स्टोरेज बफर अंडरस्कोर पूल कीप, बफर अंडरस्कोर पूल रिसाइकल, और ना ही देंगे तो वो डिफॉल्ट होगा जी। हाँ डिफॉल्ट, वो तीनों बफर कैशेज हैं, एक डिफॉल्ट कैशे कहलाती है, एक कीप कैशे कहलाती है और एक रिसाइकल कैशे है। कैशे आपकी कैशियर्स ही तीनों डेटाबेस बफर कैशेज ही कहलाती है, लेकिन तीनों का पर्पस डिफरेंट है। ठीक है जी। ओके जी, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं जी। तो अभी तक हमने पढ़ा जी कि इंस्टेंस के अंदर एसजीए में शेयर्ड पूल एंड डेटाबेस बफर कैशे, फिर हमने कीप कैशे भी देख ली, वो आगे हम कन्फिगर करना देखेंगे, पैरामीटर्स उसके देखेंगे कि वो आगे आएगा, और फिर उसके बाद हमने रिसाइकल कैशे भी देख ली। रिसाइकल कैशे में ऐसे ऑब्जेक्ट स्टोर किए जाते हैं जो कि रेयरली कभी क्यूरी हो रहे हैं, रीयूज हो रहे हैं। तो क्योंकि वो अगर नॉर्मल कैशे में जाएंगे ना डिफॉल्ट में, वो बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं तो वो क्या करेंगे, बहुत सारा डाटा एज आउट कर देंगे। तो रिसाइकल कैशे में जाएंगे, थोड़ी देर के लिए वहां पे रहेंगे, फिर फौरन से वहां पे से एज आउट कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी रिपोर्ट है जो महीने में एक दफा चलती है, उसके बैकएंड पे जो टेबल यूज हो रहे हैं वो काफी बड़े बड़े टेबल है, और वो एक महीने में एक दफा ही चलती है आपके पास, उसके बाद वो रिपोर्ट नहीं चलती, उन टेबल्स में से डाटा भी नहीं आता जी। बड़ा साइज होता है इनका, ठीक है, और ये रेयरली क्यूरी होते हैं। तो ऐसे टेबल्स को आप रिसाइकल कैशे के अंदर रखते हैं। रिसाइकल कैशे के आमतौर पर क्या साइज रखते हैं? और रिसाइकल कैशे का साइज बड़ा होता है, नॉर्मली काफी बड़ा होता है, ठीक है। इसमें मेंशन है कि डिफॉल्ट और कीप और रिसाइकल, डिफॉल्ट पे क्या होता है? आपकी एक डेटाबेस बफर कैशे के नाम से कैशे होती है जो भी हमने पढ़ी है, तो वो डिफॉल्ट होती है। अगर किसी टेबल को कोई आप कैशे नहीं देते, एक टेबल क्रिएट करते हैं, तो जब वो हार्ड डिस्क से रीड होगा, उसके ब्लॉक्स रीड होंगे, मेमोरी में कहाँ पे जाएंगे वो, तो एक जो आपके डेटाबेस बफर कैशे डीबी कैशे जो बनी होगी ना उसमें जाएंगे। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है कि दो कैशेज और भी बना सकते हैं, कीप के नाम से कैशे बना सकते हैं और एक रिसाइकल के नाम से कैशे बना सकते हैं। तो वो जो कैशे है वो सर हम उसकी डेटाबेस की कन्फिगरेशन नहीं, यहाँ से तो अभी आप ये तो सेट कर रहे हैं ना, ये तो अभी सेट कर रहे हैं, लेकिन वो बनी नहीं है अभी, वो आपको इससे पहले वो कैशे बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अभी मैंने आपको बताया कि एसजीए के अंदर देखें कंपोनेंट्स हैं, ये एसजीए है आपका, इसके अंदर आपके पास अभी तक जो है शेयर्ड पूल है, डीबी कैशे जिसको आप डिफॉल्ट कैशे कह रहे हैं, लेट्स से आपके इस एसजीए का साइज है 1 GB, 1 GB में से 200 MB इसका है साइज है, और 400 MB इसका है, कितना हो गया 600 MB। देन है जी लॉग बफर 10 MB का, जावा पूल 100 MB का, लार्ज पूल 100 MB का, कितना हो गया 810। बाकी कितनी बच गई आपके पास 190, अराउंड 200 कर लें, 200 आपके पास बच गई। तो बाकी 200 जो बच गई है उसमें आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप दो कैशेज और बना लें, एक रिसाइकल और एक कीप बना लें। अगर नहीं बनाएंगे तो बाय डिफॉल्ट वो कीप एंड रिसाइकल कैशेज नहीं होंगे, तो आपको उसके लिए पैरामीटर्स हैं कुछ सेट करने पड़ेंगे। वो पैरामीटर सेट करेंगे, उन्हें मेमोरी देंगे यार कि कीप कैशे 50 MB का बने, रिसाइकल कैशे 150 MB का बने। तो फिर आप जब डेटाबेस स्टार्टअप करेंगे तो वो मेमोरी एरिया जो फ्री था वो एलोकेट करेगा उनको, अदरवाइज वो कीप और रिसाइकल कैशे अवेलेबल नहीं होंगी, आप इसे किसी ऑब्जेक्ट को असाइन भी कर दें, ठीक है। तो सर क्या होगा कि ये जो डीबी कैशे है ये बताएं, ये यानी कि एक्सटेंड कर देगा ना बाद में, किसको अपनी साइज को बढ़ा देगा, या कोई पूल जो है वो उनके लिए ये अलग कैशेज होंगी, ये इसका उसके साइज से कोई ताल्लुक नहीं होगा। एसजीए के साइज से कोई ताल्लुक नहीं, एसजीए से तो ताल्लुक होगा, लेकिन एसजीए के अंदर जो डिफॉल्ट कैशे है उनमें दो एक्सटेंड करेंगे, लेकिन एसजीए में अगर जैसे हमारे केस में अभी मैंने जो साइजिंग आपको बताई थी, मैं फ्री स्पेस थी मेरे पास 200 MB, वो जो 200 MB फ्री थी किसी कंपोनेंट को, एसजीए के अंदर एसजीए को तो 1 GB मिली है, लेकिन एसजीए के जो सब कंपोनेंट्स हैं उनको साइज अगर सम किया जाए तो वो 800 MB बनती है, इसका मतलब 200 MB फ्री है।
अब वो जो 200 MB फ्री है वो किसी नए कंपोनेंट का दे दूं या एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दूं, वो मेरी मर्जी है। लेकिन अगर सारी मेमोरी एक दफा डिस्ट्रीब्यूट मैंने कर दी तो फिर दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो एसडीए का साइज एक्सटेंड करूं या फिर एसडीए के अंदर जो सब कंपोनेंट्स हैं उनका साइज श्रिंक करूं ताकि फ्री स्पेस आ जाए एसडीए के अंदर। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन है। कौन सी? वो डिस्कस करते हैं अभी छोटे, वो उसका लिंक ब्लॉक साइज से, तो देखते हैं जरा एंड पे बताइएगा, उसको डिस्कस कर लेंगे ताकि वो टॉपिक सारा कंप्लीट हो जाए। अच्छा, कीप कैशे और ये रीसेटेबल कैशे, ये जब हम डेटाबेस इंस्टॉल कर देते हैं तब नहीं बाद में नहीं करते, पैरामीटर सेट करने होते हैं ना, दो पैरामीटर सेट करें, डेटाबेस शटडाउन करें, स्टार्टअप करें, वैसे तो ये रन टाइम पे बन जाएंगी, पैरामीटर सेट करें कैशेस बन जाएंगे। डिफॉल्ट में ओके। अभी तक हमने देखा जी एक सिलेक्ट स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होती है तो क्या क्या सेट ऑफ स्टेप्स परफॉर्म होते हैं, मुझे थोड़ा सा ताकि आप लोगों को वो गो थ्रू हो जाए, कोई एक बंदा बता दे कि क्या क्या होता है। एक सिलेक्ट स्टेटमेंट आपने एक यूजर ने लिखी, एंटर की, तो उसके बाद क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा, ये स्टेटमेंट कहाँ पे जाएगी? सर्वर प्रोसेस के पास जाएगी। हाँ, सबसे पहले सिंटैक्स एंड सिमेंटिक चेक किया जाएगा, फिर एग्जीक्यूशन प्लान चेक किया जाएगा। अगर नहीं है तो क्रिएट किया जाएगा, फिर डेटा चेक किया जाएगा। कहां से? बफर कैशे से या डिफॉल्ट कैशे जिसको आप कहते हैं। और अगर नहीं है तो डेटा फेच किया जाएगा, फिर फर्दर स्टेप्स परफॉर्म करा के यूजर को दिया जाएगा। ऐसे ही है ना? अच्छा, इसमें अब अगर ये पूरे स्टेप्स देखें तो इसमें मेमोरी के कौन से दो एरियाज हैं जो कि एसजीए के कौन से दो सब कंपोनेंट्स हैं जो कि इन्वॉल्व हुए हैं इसके अंदर? बफर कैशे और लाइब्रेरी शेयर्ड पूल। ठीक है, तो आपके डिफरेंट तरह के स्टेटमेंट्स के लिए एसजी के डिफरेंट तरह के जो सब कंपोनेंट्स हैं वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो एक नॉर्मल सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर आपका शेयर्ड पूल, क्योंकि उसमें क्यूरीज के एग्जीक्यूशन प्लान्स प्लेस किए जाते हैं, और डेटाबेस बफर कैशे, क्योंकि उसके अंदर डेटा प्लेस किया जाता है, वो इन्वॉल्व होते हैं। अब अगर आपकी एक डीएमएल स्टेटमेंट चलती है तो फिर क्या होगा? आपने अपडेट की स्टेटमेंट चलाई तो वही सारा काम होगा। स्टेटमेंट गई यूजर के पास, यूजर ने उसका सर्वर प्रोसेस के पास, सर्वर प्रोसेस ने एग्जीक्यूशन प्लान बनाया सिंटैक्स के बाद, और फिर डाटा लेके आया, एंड सो ये सारा काम होगा। ठीक है, जो कि नॉर्मल क्यूरी की होता है। तो देखते हैं जरा इसको। फॉर एग्जांपल ये है जी शेयर्ड पूल, लाइब्रेरी कैशे, डाटा डिक्शनरी कैशे, डीबी कैशे, या इसको डिफॉल्ट कैशे या डिफॉल्ट बफर भी कहते हैं। देन आपके पास एक है लॉग बफर। अच्छा, आपने एक अपडेट की स्टेटमेंट इशू की और अपडेट की स्टेटमेंट ने डाटा लेके आया, ये एक डाटा फाइल है, और एक यूजर की सैलरी अपडेट करनी है। यूजर की सैलरी है 10,000। तो क्या होगा, ये एक यूजर प्रोसेस है, ये उसके अगेंस्ट एक सर्वर प्रोसेस है। ये जब क्यूरी एग्जीक्यूशन प्लान बना के सब कुछ कर लेगा तो ये डाटा यहां से रीड करेगा और कहां पे लेके आएगा जी? बफर कैशे के अंदर। जैसे उसने अपडेट की और सैलरी में सैलरी प्लस 1000 की है, तो क्या हो जाएगी? सैलरी 11,000 हो जाएगी ना। कहां पे मॉडिफाई की जाएगी? इस जगह पे या इसमें, यहाँ पे। यानी कि मॉडिफाई करने से पहले इसके ऊपर लॉक लगाया जाएगा, इसकी एक कॉपी बनाई जाएगी, हार्ड डिस्क के ऊपर एक और डाटा फाइल होगी, उसमें वो पुराना डाटा रखा जाएगा। 10,000 यहाँ पे भी होगी, 10,000 ओरिजिनल जगह भी पड़ी हुई है, 10,000 एक और डाटा फाइल में भी रख दी गई है। डाटा फाइल होगी, लॉक फाइल नहीं होगी। और यहाँ पे डाटा अपडेट कर दिया जाएगा, यहाँ पे 11,000 हो जाएगी। जैसे ही 11,000 हो जाएगी, इस 11,000 की कॉपी यहाँ पे भी रख दी जाएगी। क्लियर है? अच्छा, मुझे आप अगर ये बताएं कि
ये नया जो पुराना डाटा है इसका इमेज यहाँ पे रखने का क्या फायदा, वो जो नया डाटा है वो इंस्टेड के यहाँ पे चेंज करने के बाद फौरन यहाँ पे रेप्लिकेट कर दिया जाए, इसको लॉग बफर में रखने का क्या एडवांटेज है? ये डाटा फाइल में रखने का फायदा तो यही है, रिकवरी के लिए। नहीं, यहाँ से भी तो किया जा सकता है। देखें डाटा फाइल में तो पुराना ही पड़ा हुआ है। रोल बैक चलाता है नहीं, रोल बैक चलाता है अगर, तो यहाँ पे देखें डाटा फाइल में पुराना डाटा पड़ा हुआ है ना, अभी हमने डाटा फाइल में तो नहीं चेंज किया डाटा, तो यहाँ पे चेंज हुआ है बफर कैशे के अंदर। तो ऑलरेडी देखें एक डाटा फाइल के अंदर पड़ा है, वही फिर हम एक और डाटा फाइल के अंदर रख रहे हैं। क्या एडवांटेज है इसका? बेसिकली सर वो परफॉर्मेंस इफेक्ट आ जाता है ना, जब तक मुकम्मल तौर पर आईओ ना हो। लेकिन वो भी जो डाटा फाइल है, वो भी डेटा फाइल है तो अलग है ना, अलग पड़ी है। बेशक अलग पड़ी है, लेकिन है तो हार्ड डिस्क है ना, आयो तो होगी। आईओ होगी। हो सकता है यूजर दोबारा अपडेट करे कैंपस से। आप बेशक अपडेट करेंगे दूसरा यूजर अपडेट नहीं कर सकता क्योंकि डाटा लॉक हुआ है, ठीक है। अब रीजन इसकी ये है कि हो सकता है देयर इज अ चांस कि डेटाबेस बफर कैशे 100% फुल हो जाए, और क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस बफर कैशे में से सारा डाटा उठा के डाटा फाइल्स के अंदर शिफ्ट करना पड़े, और ऐसा डाटा भी डाटा फाइल्स में शिफ्ट हो जाए कि जो कमिट नहीं हुआ मीन्स कि ये डाटा भी यूजर ने चेंज किया लेकिन कमिट नहीं किया, और उस दौरान क्या हो गया कि डेटाबेस बफर कैशे ओवरफ्लो होगी, मीन्स फुल हो गई, और डीबी राइटर को वो सारा डाटा उठा के डाटा फाइल्स में राइट करना पड़ा। यहाँ पे क्या हो जाएगी वैल्यू, 11,000 हो जाएगी ना, हालांकि यूजर ने कमिट नहीं किया हुआ था। अब अगर यूजर रोल बैक कर दे तो वो कहां से डाटा लेके आएगा? यहाँ पे ये वाला डाटा कभी भी ओवरराइट नहीं किया जाता जब तक यूजर कमिट या रोल बैक ना कर ले, यानी वर्चुअल मेमोरी है बेसिकली। हाँ, वर्चुअल मेमोरी समझ लें। ये हार्ड डिस्क के ऊपर एक फाइल है जिसको अनडू कहते हैं। एक डाटा फाइल ही है अनडू टेबल स्पेस, ठीक है। यहाँ पे आपके सारा का सारा बिफोर चेंज इमेज रखा जाता है आपके डाटा। सर आपने ये क्वेश्चन ट्रिकी किया है। नहीं, क्वेश्चन करने का पर्पज ये है कि आप इन्वॉल्व रहें, आपको नींद ना आए, और फिर ना आप सोएं ना मैं सोऊं, और फिर आपको ये चीजें समझ भी आए, ठीक है ना। ये जो दो डाटा फाइल है जो दूसरी है वो किधर पड़ी है? ये भी हार्ड डिस्क पे पड़ी है, ये भी हार्ड डिस्क पे पड़ी है। दोनों हो सकते हैं सी में पड़ी हो, दोनों हो सकते हैं डी में पड़ी हो, एक हो सकता है सी में एक डी में पड़ी हो, मर्जी है आपकी। ये फिलहाल मेमोरी एरिया है, एसजीए के अंदर कंपोनेंट है। ये रीडू लॉग फाइल तो ये फिर आगे रीडू लॉग फाइल, यहाँ से रीडू लॉग फाइल में जाएगा। हाँ जी, आप बताएं। नहीं, मैं वही समझ रहा था। तो एक अनडू आपने क्या बताया, अनडू और दूसरी जो है नॉर्मल डाटा फाइल है। ये है डाटा फाइल ही, लेकिन ये एक डाटा फाइल है जो डेडिकेटेडली इस पर्पज के लिए है, उसमें कोई नॉर्मल डाटा नहीं पड़ा होगा, वो डेडिकेटेडली इस पर्पज के लिए जब भी कोई डाटा चेंज होगा तो उस चेंज से पहले पुराना इमेज इस डाटा फाइल के अंदर रखा जाएगा। इस डाटा फाइल में और कुछ भी आप नहीं रख सकते, कोई टेबल क्रिएट करके उस डाटा फाइल के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। कमिट करने के बाद भी इसका चेंज नहीं होगा या होगा? नहीं, कमिट करने के बाद यहाँ पे डाटा पड़ा रहेगा, लेकिन ये जो डाटा का लिंक है ना, ये फॉर द टाइमिंग खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन डाटा कुछ टाइम के लिए यहाँ पे पड़ा रहेगा, ओरिजिनल डेटा ही रहेगा। ओरिजिनल डाटा ही रहेगा, इन चेंज नहीं आएगा। इमेज किसमें बनता है? डाटा जब यहाँ से अब चेंज करना है आपने डाटा, हाँ। हार्ड डिस्क से डाटा रीड किया, मेमोरी में लाए, उसको चेंज करना है। अब उस चेंज करने से पहले उसको इमेज बनाया जाएगा और अंडू के अंदर रखा जाएगा, ठीक है। कितने टाइम के लिए? अंडू में रखा जाएगा, ये आप पे है। देखिए मिनिमम जो टाइम होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन है कि ये जो अंडू के अंदर पुराना इमेज है, दिस इज कॉल्ड ओल्ड इमेज। ओल्ड इमेज कितनी देर तक अंडू के अंदर पड़ा रहेगा? मिनिमम को टाइम बता दे। 2 सेकंड, ऑप्शन दे रहा हूं 3, 2 सेकंड, 4 सेकंड या 10 सेकंड। नहीं सर, क्यों? बाद में घंटे बाद बंदे भी होते हैं। सर वही है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट वालों ने एग्जैक्टली मैं समझ रहा हूँ इसका ही रेप्लिका बनाया। वर्ड की फाइल, किसी की फाइल आप खोलते हैं तो उसके साथ एक टेम्प फाइल खोलते हैं। बिल्कुल, यू आर राइट। तो उसका वो इमेज, हाँ, बैकएंड पे वो अंडरस्कोर कुछ के नाम से स्टोर करता है, वो हिडन फाइल होती है। जब भी आपका बिजली वगैरह चली जाती है तो हाँ। लास्ट यस, तक आपकी सही पहुंचे आप। बताएं जी, आप ये कब तक पड़ा रहेगा इसमें? मिनिमम मिनिमम टाइम, मिनिमम। यस, वेरी गुड। टिल यूजर, जब तक यूजर कमिट या रोल बैक नहीं करता, यानी कि ट्रांजैक्शन जब तक कंप्लीट नहीं होती। देखिए रोल बैक करेगा तब भी ये नहीं, पुराना डाटा यहां से रीड होके आ जाएगा, अब इसकी जरूरत नहीं रही।
और जब कमिट करेगा तब भी जो ना इसका मतलब आप ये पुराना इमेज जरूर नहीं दे, पड़ा रहेगा, लेकिन कमिट एंड रोल बैक तक जब तक यूजर नहीं करता उस वक्त तक तो श्योर है ना कि पड़ा रहेगा। उसके बाद कमिट एंड रोल बैक करने के बाद भी कितने अरसे तक पड़ा रहे वो आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो आपके कंट्रोल में है। और आपको कंट्रोल दिया हुआ है कि आप चाहते हैं कि यूजर ने एक डाटा कमिट कर दिया लेकिन वो अनडू के अंदर अगले 2 दिन पड़ा रहे, तो वो आप कर सकते हैं। उसका क्या फायदा होगा? वैसे कमिट हो गया ये डाटा, ठीक है, लेट से सैलरी हो गई 10,000 से 11,000 और यूजर ने कमिट कर दिया, डाटा कमिटेड हो गया, डाटा फाइल में भी चेंज हो गया, सब कुछ हो गया जी, अब यूजर खुश है जी, डाटा सही चेंज हो गया, लेकिन अगले 2 दिन तक वो पुराना डाटा भी रखा हुआ है ओरेकल ने। क्या फायदा हो सकता है उसका? हो सकता है सर गलत फार्मूला लगा लिया। हाँ क्योंकि सैलरी है ना, तो हो सकता है एम्प्लॉयर को ख्याल आ जाए यार पुरानी सैलरी वापस करनी चाहिए, तो नुकसान हो रहा है मैं। तो हाँ, तो आगे इसको जाल के आप सोचिएगा इसका कि क्या हो सकता है, तो जब आगे ये चैप्टर आएगा तो सब बताऊंगा आपको, ठीक है जी। सर ये जो अनडू फाइल होती है इसका पर्टिकुलर नेम होता है या क्या? जो मर्जी नाम रखने आप, जो ये खुद से क्रिएट हो जाती है फाइल। देखिए बाय डिफॉल्ट टेबल स्पेस होती है ना, टेबल स्पेस के अंदर एक डाटा फाइल, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि आपकी एक टेबल स्पेस अनडू के नाम से बनी होती है, अनडू टीपीएस 1 के नाम से, या अनडू टीपीएस 2 के नाम से, या अनडू टीपीएस 3 के नाम से, यूजली अनडू टीपीएस 1 के नाम से बनी होती है। उसमें एक डाटा फाइल होती है, वो वहीं पे पड़ी होती है, बाकी जहाँ पे बाकी आपकी डाटा फाइल्स, कंट्रोल फाइल, लॉग फाइल्स पड़ी होती है, ठीक है। देख लेते हैं जरा इसको, आप भी देख लें, मैं भी देखता हूँ। हाँ ओके, एसक्यूएल प्लस से अगर हम देखें टेबल स्पेसिस होती हैं आपके पास, ठीक है, इसमें आपके पास कॉलम है सिलेक्ट टेबल स्पेस अंडरस्कोर नेम कामा, एक होगा कॉलम कंटेंट्स के नाम से फ्रॉम बीबीए अंडरस्कोर टेबल स्पेसिस। देखें कितनी टेबल स्पेसिस हैं सिस्टम के नाम से, उसकी टाइप क्या है? परमानेंट। ऐसी टेबल स्पेस जिसका जो कंटेंट जिसके परमानेंट हो उसमें आप टेबल स्टोर कर सकते हैं, यूजर अपने टेबल स्टोर कर सकता है, या डाटा डिक्शनरी के इंटरनल टेबल्स उसमें स्टोर हो सकते हैं। तो एक सिस्टम की टेबल स्पेस है जो कि बाय डिफॉल्ट जब आप डाटाबेस क्रिएट करते हैं तो जरूर बनती है, ये मैंडेटरी टेबल स्पेस है। इस टेबल स्पेस के अंदर आपकी डाटाबेस की डाटा डिक्शनरी जो सिस के अंदर होती है वो क्रिएट होती है, ठीक है। फिर सिस ऑक्स की टेबल स्पेस है, ये भी 10 GO नॉट मैंडेटरी है। इसमें आपका ये जो एंटरप्राइज मैनेजर चल रहा है ना ग्राफिकली, इसके बैकएंड पे बहुत सारे जो स्कीमा है वो इसके अंदर क्रिएटेड होता है उसके टेबल्स। फिर एक देखें अनडू टीबीएस 1 के नाम से है, ये उसकी टाइप है अनडू, ये एक टेबल स्पेस है जो कि अनडू उसकी टाइप है, और ये पूरी डेटाबेस में एक अनडू टेबल स्पेस होती है, मल्टीपल हो सकती है लेकिन एक वक्त में डिफॉल्ट एक होती है, तो ये डिफॉल्ट है। अब जितने यूजर्स डेटाबेस में लॉगिन होकर डीएमएल करेंगे उनका पुराना इमेज इस टेबल स्पेस में जाएगा। फिर और बहुत सारी टेबल स्पेसेस है, जैसे एक टेम्प है, इसकी टाइप टेम्पररी है। टेम्पररी क्या करती है? इसमें सॉर्टिंग होती है, अगर मेमोरी में सॉर्ट पूरा नहीं आता तो फिर टेम्पररी टेबल स्पेस में जाकर सॉर्टिंग की जाती है। और बाकी सारी मैंने खुद से बनाई हुई है परमानेंट टेबल स्पेसेस जो कि डिफरेंट तरह की यूजर्स को या डिफरेंट तरह की एप्लीकेशंस को आप असाइन कर सकते हैं, ठीक है। अनडू टेबल स्पेसेस आप बना सकते हैं, नहीं भी, लेकिन एक वक्त में डिफॉल्ट एक ही होती है। तो डिफॉल्ट चेक करने के लिए कि डिफॉल्ट आपकी अनडू टेबल लेट से आपके पास मल्टीपल है तो डिफॉल्ट कौन सी है, तो एक पैरामीटर है शो पैरामीटर अनडू। तो अनडू अंडरस्कोर टेबल स्पेस के नाम से एक पैरामीटर है, उसमें जिस टेबल स्पेस का नाम आप रखते हैं वो डिफॉल्ट अनडू टेबल स्पेस होती है। अच्छा, जो टेबल स्पेस है वो फर्दर डिवाइडेड होती है डाटा फाइल्स के अंदर, ऐसे ही ना, एक टेबल स्पेस एक लॉजिकल है और उसके अंदर एक या एक से ज्यादा डाटा फाइल्स होती हैं। अब जरा डाटा फाइल्स को देखते हैं, सिलेक्ट टेबल स्पेस अंडरस्कोर नेम कॉमा फाइल अंडरस्कोर नेम फ्रॉम डीबीए अंडरस्कोर डाटा अंडरस्कोर फाइल्स। ये एक व्यू है डीबीए अंडरस्कोर डाटा अंडरस्कोर फाइल्स जिसमें आपके पास टेबल स्पेसिस के नाम और उनके फाइल्स के नाम। तो यहां पे अगर आप देखें तो यूजर्स की टेबल स्पेस है, उसमें एक डाटा फाइल है इस लोकेशन पे,
उसका नाम users01.dbf है। undo टेबल स्पेस के नाम से एक टेबल स्पेस है, उसमें एक डाटा फाइल है और इस लोकेशन पे है। sysox के नाम से एक टेबल स्पेस है, उसमें एक फाइल है इस लोकेशन पे, एंड सो ऑन। बहुत सारी डाटा फाइल है, इनके एक्सटेंशन क्या है .dbf। इस लोकेशन पे अगर हम जाके देखें, ये पाथ में कॉपी कर लेता हूँ, ये देखें, ये मेरे पास है जी temp01.dbf, sysox01.dbf, system01.dbf, undo tbs01.dbf, users xyz, और इनके ये साइजेस आगे बाइट्स के अंदर, और ये कब एक्सेस हुई थी या क्रिएट हुई थी, ये इनके आगे टाइम एंड डेट है, और ओनर इनका कौन है, ये सारी आपके पास डाटा फाइल्स पड़ी हुई हैं। फिजिकली ये डाटा फाइल्स आप देख सकते हैं ओएस के ऊपर, लेकिन यहाँ पे टेबल स्पेस तो नहीं नजर आ रही। टेबल स्पेस एक लॉजिकल है जो कि डाटाबेस के अंदर जिसकी इन्फॉर्मेशन डाटाबेस के अंदर टेबल्स के अंदर है, ठीक है ना। डाटा डिक्शनरी की तरह एक टेबल स्पेस है इस नाम से, उसमें ये डाटा फाइल है उस लोकेशन पे पड़ी है। ये जरूरी नहीं है कि एक ही लोकेशन पे सारी डाटा फाइल हो। एक टेबल स्पेस की एक डाटा फाइल हो सकता है user1 में पड़ी हो, दूसरी हो सकता है user2 में पड़ी हो, तीसरी हो सकता है user3 में पड़ी हो। जहां पे भी आपके पास अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जगह है, फाइल सिस्टम पे जगह है, वहां पे आप डाटा फाइल रख सकते हैं। बस आपने जब डाटा फाइल क्रिएट करनी होती है उसका पाथ देते हैं, तो डाटा डिक्शनरी में पाथ डाल देता है कि आप इस टेबल स्पेस में ये एक डाटा फाइल नहीं ऐड होगी, इतना इसका साइज है और इस लोकेशन पे। सर टेबल स्पेस की आपने टेबल स्पेस में डेटाबेस फाइल की साइज 24 जीबी बताई थी? नहीं, 32 जीबी मैक्सिमम है, 32 ठीक है, मैक्सिमम 32 जीबी तक जा सकती है। क्लियर है जी। एक टेबल स्पेस में एक डाटा फाइल, ये जो एक डाटा फाइल है ना, ये एक डाटा फाइल ग्रो होकर तो 32 जीबी तक जा सकती है। तो 32 जीबी जब हो जाएगी पूरी तो ये फर्दर ग्रो नहीं हो सकती, फिर एक नई डाटा फाइल आपको ऐड करनी पड़ेगी। उसमें देखें 10 डाटा फाइल हैं 20-20 जीबी की, तो उन सबको सम कर लें तो वो टेबल स्पेस का साइज है। फॉर एग्जाम्पल एक टेबल स्पेस है टेस्ट के नाम से, उसमें 2 डाटा फाइल हैं 10-10 जीबी की, तो टेबल स्पेस का साइज क्या हुआ 20 जीबी। यानी कि टेबल स्पेस का खुद से तो कोई साइज नहीं होता ना, टेबल स्पेस के अंदर डाटा फाइल्स होती हैं, उन सारी डाटा फाइल्स का कम्युलेटिव साइज आपके टेबल स्पेस। हाँ समझ लें, एक फोल्डर है, एक फोल्डर का साइज खुद से कुछ नहीं होता, फोल्डर के अंदर जो फाइल्स होती है ना उसका साइज। आप एक एम्प्टी फोल्डर बना दें उसका कितना साइज होगा, 0 ही होगा ना। आप उसमें अगर 5-5 जीबी की 2 फाइलें डाल दें तो उस फोल्डर का साइज कितना हो जाएगा, 10 जीबी हो जाएगा। तो सेम इज द केस विद टेबल स्पेस। टेबल स्पेस भी एक लॉजिकल कंटेनर है, उसके अंदर एक या एक से ज्यादा डाटा फाइल होती है, मिनिमम एक डाटा फाइल होती है एक टेबल स्पेस के अंदर, ठीक है। हाँ नहीं है, क्लियर है जी। अच्छा ओके, अभी आपको समझ आ गई कि हार्ड डिस्क के ऊपर ये डाटा फाइल पड़ी होती हैं। एक डाटा फाइल डेडिकेटेड होती है जिसके अंदर अब सिर्फ और सिर्फ ओरेकल खुद से पुराना इमेज राइट करता है किसी भी डाटा का। हाँ जी जी। फाइल्स आपने बताया था कि परफॉर्मेंस की वजह से ओरेकल ने इनको डिवाइड किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है एक डेटा पहले जो है डेटा फाइल में सेव हुई, उसी से कंसेक्यूटिव जिस तरह से फिल्टरिंग क्यूरी चलाते हैं, दूसरे फाइल में आधा डेटा उसका दूसरे फाइल में है और आधा डेटा उसका तीसरी फाइल में है। जब क्यूरी होगी तो बेसिकली उन तीनों ही डेटा फाइल पे साइमल्टेनियस क्यूरी जाएगी, ऐसे ही तो मेमोरी कंजम्पशन नहीं होगी। लेकिन आयो देखें ना, अच्छा अब अगर आप देखें आपके पास एक ही डिस्क है, फिजिकल डिस्क एक है, इसके कितने रीड राइट हेड होंगे एक डिस्क के? एक भी नॉर्मली एक ही होता है, रीड राइट हेड एक ही होता है। इसके ऊपर प्लेटर लगा होगा जिसका काम ये रीड राइट हेड का, हो सकता है कि मल्टीपल भी हो रीड राइट हेड हो। हाँ चलिए 2 कर लें। अब अगर आपके पास सारी की सारी डाटा फाइल्स एक ही डिस्क के ऊपर, फिजिकल डिस्क के ऊपर है, क्या होगा? ये रीड राइट हेड एक या 2 ही हैं तो वो 1 बाय 1 ही डाटा फाइल्स को क्यूरी कर सकते हैं ना। अब अगर ये 3 डाटा फाइल्स हैं, आप इनको 3 डिफरेंट फिजिकल डिस्क के ऊपर डिवाइड कर दें तो रीड राइट हेड आपके पास मल्टीपल है। अब जब आईओ होगी तो क्या होगी? पैरेलल आईओ होगी। ये तीनों रीड करेंगे एट अ टाइम और मेमोरी में डाटा ले आएंगे, डाटा जल्दी आ जाएगा। आईओ तो होगी डेफिनेटली, लेकिन वो जो आईओ जहां पे जो वेट करना पड़ रहा था वो वेट इस केस में नहीं करना पड़ेगा, स्प्रेड आउट करके जब आप रखेंगे। देखें पॉइंट ऑफ कंटेंशन अगर कोई चीज बन जाए ना, जिसकी वजह से आपके डेटाबेस में कंटेंशन आए रिसोर्सेज की, तो उसकी वजह से परफॉर्मेंस हमेशा लॉस होती है। तो आपने एक ही जगह आपने कोई हॉट
स्पॉट एक ही नहीं बना देना कि वहीं पे हमेशा आए, उसी जगह आए हो रही है या उसी डिस्क पे आए हो रही है। एक तो उस डिस्क की लाइफ भी कम हो जाएगी और दूसरा परफॉर्मेंस आपकी डेटाबेस की बॉटलनेक होगा वो एक। तो आप स्प्रेड करके रखते हैं ताकि सारे एक ही जगह पे सारे वो रीड राइट परफॉर्म ना हो रहा हो, एक ही डिस्क बिजी ना हो, बाकी डिस्क पता है जी वो आपकी अगर एक डिस्क की बैंडविड्थ है 10 MB पर सेकेंड, वो तीन की मिला के कितनी बन जाती है 30 MB पर सेकेंड, ऐसे ही है ना, 30 MB पर सेकेंड बन जाती है। तो आप एक ही डिस्क के ऊपर सारा काम कर रहे हैं और आपको बैंडविड्थ 10 MB पर सेकेंड मिल रही है। हालांकि आप अगर फाइल्स को डिस्ट्रीब्यूट करके रखें तो आपको जो स्पीड मिल सकती है वो 30 MB पर सेकेंड मिल सकती है, ठीक है, 2 टाइम्स ज्यादा आपके एक नॉर्मल स्पीड से। तो आप डेफिनेटली उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो इसलिए आप डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं। तो अगर आपके पास रेड इंप्लीमेंटेड है ऑलरेडी, तो फिर क्या होगा कि रेड में क्या होगा कि ये 3 डिस्कें ओएस को ये एक डिस्क नजर आ रही है, लेकिन अंडरलाइंग हार्डवेयर पे एक या एक से ज्यादा 2 से ज्यादा डिस्कें। तो अब जब वो डाटा आप इस पे बेशक डाटा 3-4 पार्टीशन बनाई हुई है, एक पार्टीशन में रख लें 2 पार्टीशन में रख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि अंडरलाइंग हमेशा वो डाटा स्ट्रिप होकर राइट हो रहा है। आधा डाटा इधर राइट हो रहा है, आधा इधर राइट हो रहा है, आधा इधर राइट हो रहा है। तो अंडरलाइंग अगर रेट इम्प्लीमेंटेड है तो फिर जरूरी नहीं है आप डिफरेंट पार्टीशन के अंदर डाटा रखें। लेकिन फिजिकल अगर आपको पता है कि ये फिजिकल डिफरेंट डिस्क में से ये चंक आ रहा है शैन के केस में या लोकल डिस्क के केस में, तो फिर आप स्प्रेड करके रखें आप उसको डाटा। तेरा डेटा को तो आपको पता होगा ना, एक एम्प बनाते हैं। हाँ बेसिकली एम्प जो है वो बिल्कुल पैरेलली डिफरेंट डिस्क से जो है वो चंक लेता है। हाँ। और वो पूरा एक कैंप बनता है अक्रॉस द वो डिस्क होता है वो। हाँ बिल्कुल, एरे पूरी बनी हुई एरे बनती है बिल्कुल ऐसे। जैसे जैसे सैन में भी ऐसे ही है, सैन स्टोरेज ऐसे ही है। मगर लॉजिकली तो ये चीज दिखाई दे रही है, हाँ। फिजिकली ये कॉन्फ़िगर इस लेवल पे होता है कि नहीं ये समझ में नहीं आया। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए नहीं फिर कैसे होता है ये? देखिए आपके पास ना एक पूरा स्टोरेज बॉक्स है हाँ। जिसमें बहुत सारी डिस्क लगी हुई है। अब अगर आपने किसी सिस्टम को डिस्क देनी है, आपने 50 GB का चंक देना है, तो 50 GB का चंक जब देंगे तो लेट से एक डिस्क का साइज 300 GB है उसके पास, तो वो एक डिस्क में से नहीं देगा, वो डिफरेंट डिस्क में से इक्वल चंक उठाएगा, वो उसको 50 GB बनाएगा और सिस्टम को रिप्रेजेंट कर देगा। तो हो सकता है वो 50 GB पीछे 6 डिस्कों में से मिला हो या 10 डिस्कों में से मिला हो। सही है। ठीक है, वो अंडरलाइन जो आपका वो है ना क्या नाम है सैन स्टोरेज, वो बनाई इसीलिए गई है कि वो इस तरीके से ऑप्टिमल आपको दे परफॉर्मेंस दे। ठीक है, मगर ये जो आईओ हेड की बात आपने की है, उसमें तो आईओ हेड तो बात नहीं समझ में। 36-33 GB की अगर आपने 4 फाइलें बनाई, 32 GB सॉरी 32 GB की, रेड में तो एक लॉजिकली आपने एक पॉइंट क्रिएट की, ठीक है, लाजमी है कि फिजिकली एक ही मिररिंग तो होगी, सेव हो रही है एक ही डिस्क पे। हमने यूज की हैं 2 डिस्कें यूज की, लेकिन उस केस में मिरर है, मिरर है फॉर एग्जाम्पल। हाँ उसमें मिरर है। हाँ, तो फिर एडवांटेज नहीं है, फिर क्या फायदा? फिर तो कोई एडवांटेज नहीं है। देखें अब आपके पास देखें, अब जब आप परफॉर्मेंस की तरफ जाते हैं, आप डेटाबेस इंस्टॉल करते हैं या डाटा फाइल्स क्रिएट करते हैं, तो आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को बता रहे होते हैं कि किस तरह का रेड लेवल चाहिए आपको। अब मिरर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा कि ओवरहेड होगा आपकी डेटाबेस के लिए, तो आप हमेशा स्ट्रिप मिरर या मिरर स्ट्रिप की तरफ जाते हैं कि डाटा मिरर भी बेशक हो रहा हो लेकिन स्ट्रिपिंग भी साथ साथ हो, कि वो अंडरलाइन डिस्क के अंदर डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करके रखें। ये ना हो कि डाटा एक ही डिस्क में सेव हो रहा हो और इसकी इमेज कॉपी दूसरी डिस्क में, वो बेशक इमेज कॉपी हार्डवेयर लेवल पे हो रही होगी लेकिन आपकी डाटाबेस के लिए ऑप्टिमल परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलेगी। तो आप हमेशा या तो रेड 5 ऐसे सिस्टम जो कि रीड इंटेंसिव सिस्टम होते हैं उसमें रेड 5 की तरफ जाते हैं आप, अदरवाइज रेड 1+0 या 0+1 जो कि जिसमें स्ट्रिपिंग के साथ होती है। तो आप मोस्टली क्या यूज करते हैं? डिपेंड करता है, वैसे जो हम यूज करते हैं वो मिरर स्ट्रिप होते हैं। हाँ मिरर स्ट्रिप होते हैं, तो वो रेड 5 ही होगी ना, 0+1। 0+1। हाँ जी, ठीक है जी, ओके। थैंक यू। देन है जी आपके पास, अभी हमने एसजीए का देख लिया कि हम जब डाटा रीड होता है या डाटा आप डीएमएल करते हैं तो कौन कौन से 3 कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं एसजीए के। शेयर्ड पूल, डीबी कैशे, लॉग बफर, ये 3 इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अच्छा, शेयर्ड पूल फॉर द दो समरी डिवाइडेड एंड लाइब्रेरी कैशे, डाटा डिक्शनरी कैशे, बस एक कंसेप्ट और पढ़ते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, यूजर प्रोसेस सर्वर प्रोसेस है, उसके अगेंस्ट एक यूजर प्रोसेस है।
देन आपके ओएस लेवल पे, हार्ड डिस्क पे आपके पास सेट ऑफ फाइल्स होती हैं जिनको 3 तरह के फाइल्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। डेटा फाइल्स, कंट्रोल फाइल्स एंड ऑनलाइन रेडूलॉग फाइल्स या रेडूलॉग फाइल्स। ठीक है जी, 3 तरह के फाइल्स हैं। अच्छा, इन फाइल्स में क्या है, ये बाइनरी फाइल्स हैं, आप इनको डायरेक्टली रीड राइट नहीं कर सकते ओएस पे किसी एडिटर के थ्रू, ओरेकल के थ्रू ही आपको करना पड़ता है इसको। तो डेटा फाइल्स के अंदर तो 3 तरह की डेटा फाइल्स होती हैं, डेटा फाइल्स, कंट्रोल फाइल एंड ऑनलाइन रेडूलॉग फाइल्स। डेटा फाइल्स के अंदर आपका सारा डेटा एंड डेटा डिक्शनरी, कंट्रोल फाइल्स में डेटाबेस का फिजिकल स्ट्रक्चर, और ऑनलाइन रेडूलॉग फाइल्स के अंदर सारी की सारी डेटाबेस के अंदर डाटा के अंदर जो चेंजेस हो रही थी वो सारी होती है। एक यूजर ने अपडेट की स्टेटमेंट चलाई या डिलीट की, क्यूरीज के सर्वर प्रोसेस के पास गई, उसने एग्जीक्यूशन प्लान सर्च किया, वो मिल गया, डाटा सर्च किया, वो नहीं मिला, लेट से वो डाटा फेच करके ले आया डेटाबेस बफर कैशे में, उसको लॉक किया उस डाटा को, और उसकी पुरानी कॉपी बनाई और डाटा एक अनडू टेबल स्पेस में रखी और उसको चेंज कर दिया। जैसे वो चेंज किया, वो चेंज की एक कॉपी रेडूलॉग बफर में भी जाती है। जो डाटा चेंज होगा सिर्फ उसकी कॉपी लॉग बफर में जाएगी। और लॉग बफर का साइज मैक्सिमम 15 MB तक होता है। तो आपके बहुत सारे बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं जो कि डेटाबेस में रन हो रहे होते हैं। एक प्रोसेस है DBWR, डेटाबेस राइटर है, एक लॉग राइटर है, एक चेक पॉइंट है, और एक pmon smon। तो लॉग राइटर क्या करेगा, जैसे ही डेटाबेस बफर कैशिंग के अंदर डाटा आएगा, लॉग राइटर यहाँ से डाटा उठाएगा और रेडूलॉग फाइल्स के अंदर राइट करेगा। रेडूलॉग फाइल्स आपके ग्रुप की फॉर्म में होती हैं। तो एक ग्रुप में मिनिमम 1 मेंबर हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये लेट से ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है। तो पहले ग्रुप के ऊपर राइट करेगा वो डाटा लॉग राइटर। जब ये फुल हो जाएगा, लॉग राइटर दूसरे ग्रुप पे मूव कर जाएगा। जब ये फुल हो जाएगा, वापस पहले पे आ जाएगा। सर्कुलर फैशन में राइट करता है। और हर ग्रुप पे जब वो राइट करता है, तो पहली दफा पहले ग्रुप के ऊपर राइट करा है तो उसको एक नंबर देगा जिसको कहते हैं लॉग सीक्वेंस नंबर। तो पहली दफा लॉग सीक्वेंस नंबर होगा 1, लॉग स्विच करके दूसरे पे जाएगा, लॉग सीक्वेंस नंबर 2 हो जाएगा, वापस पहले पे आएगा, इसको 3 कर देगा, एंड सो ऑन। एवर इंक्रीमेंटेड नंबर होता है। ठीक है जी, यहीं तक रखते हैं। यहीं से नेक्स्ट क्लास में यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ी कहानी भी लंबी थी। हाँ सर नहीं, अभी आज जो है ना काफी सही नंबर से समझ में आया।